हमने रिकॉर्डिंग पे डाल दिया है। नाउ इट इज इन रिकॉर्डिंग। इन बिटवीन अगर मुझसे कोई गलती से मैं डिस्कनेक्ट हो जाऊं बिकॉज मैं बाहर हूं, तो प्लीज आप लोग कंटिन्यू करेंगे। चंचन भैया, अरविंद जी, मैंने आप लोगों को कोच भी बना दिया है और मुरारी जी को भी कोच बना दिया है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई नहीं है। ऐसा भी हो सकता। आज की हमारी इस बैठक के जो मुख्य वक्ता हैं श्री मुरारी शरण शुक्ल जी, आपको नमस्कार। मुरारी जी नमस्ते। मुरारी जी पहले संघ के प्रचारक रहे हैं और उन्होंने रसायन शास्त्र में, केमिस्ट्री में एमएससी किया था, सिविल सर्विसेज प्रिपेयर किया। इन दिनों आप स्वास्थ्य संबंधी विषयों पे कार्य कर रहे हैं। इसके साथ साथ विश्व हिंदू परिषद का एक मैगजीन है, उसके सह संपादक भी हैं और बहुत अच्छे ज्योतिषी भी हैं आप। तो आज हमने उनसे निवेदन किया था कि वर्तमान में जो हमारी जीवन शैली है और उससे जुड़ा हुआ जो स्वास्थ्य का विषय है और इन सब का जो निदान है भारतीय चिकित्सा पद्धति में, इस विषय को रखने के लिए इन्होंने स्वीकृति दी है और आज वो हमारे मध्य इस विषय को रखेंगे। जीवन शैली, स्वास्थ्य और भारतीय चिकित्सा पद्धति। अभी हमारे इस मंच पर इस समय 8 लोग उपस्थित हो पाए हैं। अभी तक समय लगेगा, परंतु मुझे लगता है कि चूंकि रिकॉर्डिंग में जा ही रहा है, इसलिए ज़्यादा समय प्रतीक्षा करने को बजाय हमें इस कार्य को प्रारंभ करना चाहिए, आज की बैठक को। मुझे लगता है मेरी इस बात से सभी लोग सहमत होंगे। संसेन जी। जी भैया, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि समय किसी के लिए रुकता नहीं है। जो छोड़ता है वो खोता है। जब हमारे जो आज के मुख्य अतिथि साहब हैं वो मौजूद हैं, वो समय पे हैं और हम लोग समय पे हैं, तो शुरुआत करते हैं और बाकी लोग जुड़ते जाएंगे। हाँ। तो आरंभ करना है। आरंभ करना है मुरारी जी। अच्छा, नमस्कार। आज के इस ऑनलाइन सम्मेलन के सूत्रधार जो मेरे लिए हैं, हमारे आदरणीय अरविंद पांडे जी मेरे बड़े भाई हैं और दिल्ली में कुछ गिनती के लोग हैं जिनको मैं अभिभावक तुल्य मानता हूँ, सम्मान करता हूँ, समझता हूँ। उनमें आपका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और इस संगठन के, जिस संगठन के तत्वावधान में कार्यक्रम हो रहा है, उस संगठन के सभी कार्यकर्ताओं को मेरा नमन है, वंदन है। जहां तक आयुर्वेद का प्रश्न है, तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। मैं तो ये सोचता था कि ये सब लोग जुड़ जाएं, उनके समक्ष कहूं, लेकिन चूंकि रिकॉर्डिंग हो रहा है और आप सबका ये निर्णय है, तो इसलिए मैं उस विषय से आरंभ करता हूं। वस्तुतः आयुर्वेद को समझने के लिए हमें एक अंतर समझना पड़ता है कि अन्य चिकित्सा पद्धतियों की भांति आयुर्वेद मेडिसिन बेस्ड थेरेपी नहीं है। जैसे एलोपैथ मेडिसिन बेस्ड थेरेपी है, केवल औषधियों पर आधारित चिकित्सा पद्धति है। वहां दवाइयों से ही रोगों का
ट्रीटमेंट करने की कोशिश होती है, वो सफल होते नहीं होते वो एक अलग विषय है। वैसे ही दूसरी और भी जो चिकित्सा पद्धतियां दुनिया में विकसित हुई वो सब औषध आधारित चिकित्सा पद्धतियां हैं, दवाइयों पर आधारित चिकित्सा पद्धतियां हैं। लेकिन हमारा आयुर्वेद औषध आधारित चिकित्सा पद्धति नहीं है, यह जीवन शैली आधारित चिकित्सा पद्धति है। और मेरा यह अनुभव बहुत सुदृढ़ होता गया, मैं इसको और अच्छे से गहराई से समझता गया जब मैंने जीवन शैली के आधार पर लोगों की चिकित्सा करना आरंभ किया। तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि जिन रोगों को ठीक करने के लिए बहुत अच्छे अच्छे वैद्य साल भर, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल लेते थे और लंबी चिकित्सा करते थे, तो मुझे समझ में आया कि उनको इतना समय इसलिए लगता था कि समाज जीवन शैली को बदलने के लिए तैयार नहीं था और शायद उस विवशतापूर्ण वातावरण में वो भी औषधियों पर आधारित चिकित्सा कर रहे थे या करने को विवश हो रहे थे। और जीवन शैली में परिवर्तन न करने के कारण से औषधियों को जो सहायक और बातें चाहिए थी रोगों को पूर्णतः ठीक करने के लिए, वो सहायक बातें नहीं मिल पा रही थी, इसलिए समय लंबा लग रहा था। अभी ताजा उदाहरण है, जीवन शैली पर आधारित एक चिकित्सा मैं ब्लड कैंसर के रोगी की कर रहा हूं। मेरा जो ये तरीका है, ये मैंने आरंभ से इसको फॉलो किया है और उसका परिणाम ये हुआ कि ब्लड कैंसर में 3 बातें प्रमुख होती है, जो बिगड़ती हैं, जो फैक्टर्स बिगड़ते हैं, 3 बातें प्रमुख होती है। पहला विषय होता है ब्लास्ट सेल। ब्लड के अंदर ब्लास्ट सेल बनते हैं। समझने के लिए कहा जा सकता है कि ब्लड के अंदर ही बॉम्ब बन जाते हैं, एक तरह से ब्लड सेल्स के ही बॉम्ब बन जाते हैं। वो अचानक कभी भी ब्लास्ट कर जाते हैं और जैसे एक बार ब्लास्ट सेल्स का ब्लास्टिंग हुआ और अधिक मात्रा में है, हो सकता है कि उस समय रोगी का हीमोग्लोबिन परसेंटेज 8% हो, 10% हो, और ब्लास्ट हुआ तो एकदम से एक झटके में 2% पर आ सकता है। और इसलिए ब्लड कैंसर का रोगी कई बार बड़ा अच्छा दिखता है बाहर से, और कब वो उसका लाइफ अंत हो जाएगा, किस क्षण पे हो जाएगा, पता ही नहीं चलता। वो ब्लास्ट सेल के कारण से हीमोग्लोबिन एकदम टूट करके डाउन हो जाता है। दूसरी चीज होती है कि उनका प्लेटलेट नहीं बढ़ता है, प्लेटलेट बहुत लो लेवल पे आ जाता है और इतना लो लेवल पर आ जाता है कि उसमें नॉर्मल आदमी सस्टेन नहीं कर सकता। लेकिन ब्लड कैंसर के रोगी यदि आप चिकित्सा चलाते रहते हैं तो उस पर वो मेंटेन हो जाता है, बहुत बुरा हाल रहता है उनका। और तीसरा कि हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ता। ये 3 प्रमुख बड़ी समस्याएं रहती हैं, उसके साथ और भी अलाइड समस्याएं, लेकिन 3 प्रमुख बातें हैं। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि जब जीवन शैली, खान पान के परहेज, इन सब को दृढ़ता पूर्वक 58 साल की महिला ने पालन करना आरंभ किया तो मात्र 16 दिन में ब्लास्ट सेल 0 हो गए। ऐसा नहीं कि मैंने कोई नई दवाइयों का प्रयोग किया, बाजार में उपलब्ध जो दवाइयां हैं उन्हीं का प्रयोग किया, जो ऑलरेडी पहले से प्रचलित है दवाइयां उन्हीं का उपयोग किया। मैंने कोई नई दवा नहीं बनाई, मैंने कोई नया ऐसा ढूंढ करके नहीं निकाला। जो शास्त्रों में वर्णित है उसके उन तथ्यों के आधार पर दवा की कंपनियां दवाइयां बना रही हैं, उन्हीं दवाइयों का प्रयोग किया। लेकिन जीवन शैली बदल दिया, खान पान की चीजों का उसमें समावेश कर दिया, उसके परहेज का, तो 16 दिन में ब्लास्ट सेल 0 हो गए। 2 महीने में प्लेटलेट बढ़ना शुरू हो गया और तीसरा महीना आने के बाद हीमोग्लोबिन बढ़ना शुरू हो गया। अभी 4 महीने से 9 तारीख को 5वां महीना पूरा हो जाएगा। अभी आते आते उनका प्लेटलेट 70,000 के पार जा चुका है। हीमोग्लोबिन अब 7-8% के आसपास आ गया है, यानी कि वो 90% अब लगभग ठीक हो चुकी है। मैंने ये उदाहरण आत्म प्रशस्ति के लिए नहीं बताया है, ये इसलिए बताया है कि जीवन शैली का कितना बड़ा कमाल है, कितनी बड़ी भूमिका है स्वास्थ्य के मामले में। अब प्रश्न उठेगा कि आखिर ये जीवन शैली क्या, कैसी? जीवन शैली तो अपने मन की मान्यता जो हमने विकसित की हुई है बचपन से आज तक के समझी हुई चीजों के आधार पर हम अपनी भी बना सकते हैं। जीवन शैली तो एक पश्चिमी देशों से भी आ रही है, जीवन शैली तो एक अरेबियन कंट्री से भी आई हुई है। अलग अलग देशों का भी प्रभाव हमारे देश के मानस पर, जीवन पर पड़ा है, उससे बहुत सारी चीजें बिगड़ी हैं, बहुत सारी चीजें बदली हैं।
तो जीवन शैली कैसा होना चाहिए, यानी आयुर्वेदिक जीवन शैली कैसी होनी चाहिए। तो इसमें 2-3 प्रमुख बातें हैं जिनको समझना अति आवश्यक है। उसको मैं विज्ञान के साथ थोड़ा तालमेल बिठाने का भी प्रयत्न करूंगा, जिससे आधुनिक बातों के साथ उनका सायुज्य बैठ सके और हम अधिक अच्छे से समझ सकें। तो जीवन शैली का अर्थ ये है कि सूरज के गति के साथ अपने जीवन की गति का तालमेल बिठाना। उसको हम और विस्तृत रूप में समझना चाहें तो प्रकृति के साथ, प्रकृति के नैसर्गिक चक्र के साथ अपने जीवन के साइकिल को ठीक ठाक करना। इसी को आधुनिक युग में बायोलॉजिकल क्लॉक के माध्यम से समझने की कोशिश पश्चिम के देश कर रहे हैं। जैविक घड़ी जिसको हमारे देश में हिंदी भाषा में कहते हैं। उन्होंने समझने के अपने तरीके विकसित किए, लेकिन हमारा है कि प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जीना, प्रकृति के साथ सायुज्य बैठा के जीना। तो कैसे जीना, प्रकृति के साथ सायुज्य कैसे बैठेगा, तालमेल कैसे बैठेगा? तो सूर्य निकलता है सूरज के उदय के आसपास, यानी वहां तो शास्त्रों में घटी और पल में वर्णन किया है समय का, उसको हम आधुनिक पैरामीटर पर, आधुनिक स्केल में समझेंगे तो सूर्योदय के 2 घंटे के अंदर भोजन करना, सूर्योदय के आसपास जग जाना, सूर्योदय के आसपास नींद से जगना और सूर्योदय से लगभग 2 घंटे के अंदर भोजन कर लेना। यदि किसी की दिनचर्या ऊपर नीचे होती है किसी परिस्थिति और किसी व्यवस्था के कारण, जैसे आजकल नई पीढ़ी के बहुत सारे युवाओं को मल्टीनेशनल कंपनीज में, कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करना पड़ता है, उनके टाइम ओड होते हैं, उनके टाइम कई बार प्रकृति के साथ तालमेल बिठाने की स्थिति में उनको अलाउ नहीं करता। ऐसी भी परिस्थितियों में बहुत सारे लोग काम करते हैं। जैसे मुझे एक उपाध्याय जी एयर इंडिया के, अब तो एयर इंडिया का खैर टाटा ने के पास तो चला गया, एयर इंडिया के पायलट थे, तो उन्होंने कहा कि हम अपना टाइम कोई फिक्स नहीं कर सकते सोने और जगने का, हमें कभी भी काम करना पड़ता है। तो उनका डायबिटीज का उपचार करते हुए मैंने बताया कि आप जब जगे, जिस समय आपकी नींद खुले, जब आप सोएं, तो 6 घंटे की नींद पूरी करके जब भी आप जगें तो जगने से 2 घंटे के अंदर भोजन, और उस पहले भोजन के, मैं भोजन की बात कह रहा हूं क्योंकि जो ब्रेकफास्ट शब्द है वो ब्रेकफास्ट शब्द यूरोप का है, और ब्रेकफास्ट यानी फास्टिंग को ब्रेक करना। हम उपवास में है, कुछ खाना मिल गया तो फास्टिंग को ब्रेक करने के लिए जो कुछ हम खाते हैं उसको वो ब्रेकफास्ट कहते हैं। हमारे देश में ब्रेकफास्ट का चलन नहीं रहा। नाश्ता जो शब्द है ये अरेबिक वर्ड है, ये अरब की दुनिया से आया हुआ है। तो नाश्ता का अर्थ, यानी हम रेगिस्तान के लोग नहीं हैं, हम तार और खजूर पर पलने वाले लोग नहीं हैं, और हमारे पास प्रकृति ने सस्य श्यामला धरती बनाई है, लक्ष्मी का देश है, अन्नपूर्णा का देश है। तो हमारे देश में खाने पीने के खाद्यान्न का इतना भरमार है, और उन खाद्यान्न से अलग अलग प्रकार की चीजों को बनाने के हमने इतने प्रयोग किए हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी प्रयोग धर्मी भूमि है कि हमारे पास एक एक सामग्री से 100-100, 200 प्रकार के सामग्री अलग अलग राज्यों में बनाने की परंपरा है, सिद्धता है, हमारे लोगों में हुनर है। आज भी हमारे घरों की महिलाएं या जो खाना पीना भोजन इत्यादि बनाने में रुचि रखने वाले और निपुण लोग हैं, वो एक से एक नए नए प्रयोग करते हैं। आज भी नए नए प्रकार के डिशेज बनाते हैं, नए नए इस बारे में चीजें आती रहती हैं। तो हमारी प्रयोग धर्मिता अभी भी वैसी की वैसी है जैसी पीढ़ी दर अनेक पीढ़ियां पहले रही होंगी, अनेक काल पहले रही होंगी, युगों पहले रही होंगी। वो प्रयोग धर्मिता हमारी आज भी वैसी है, और इस कारण से आयुर्वेद ने मतलब आयुर्वेद को हमने अपने प्रयोग धर्मिता के कारण बहुत कुछ दिया है। तो अब मैं आता हूं वापस कि सूर्योदय के ठीक 2 घंटे के अंदर, और दूसरे प्रकार से कहें तो सुबह जब हमारी नींद खुली उससे 2 घंटे के अंदर भोजन। अब ये 2 घंटे के अंदर यदि आपने भोजन कर लिया तो आपका पित्त नहीं बढ़ेगा, आपका वात नहीं बढ़ेगा, आपका कफ भी अतिरेक पर नहीं जाएगा, वो उसका भी संतुलन बना रहेगा, यानी त्रिदोष शमित हो जाएंगे। और आयुर्वेद के बारे में ये मान्यता आमतौर पर भ्रामक है और अधूरा है। मैं कहूंगा कि आयुर्वेद केवल 3 ही चीजों पर काम करता है, कफ पित्त वात पर काम करता है। ये एक छोटी सी जानकारी है। इसके आगे आयुर्वेद बहुत सारे पैरामीटर्स पर काम करता है। उन पैरामीटर्स में शरीर के अंदर
6 प्रकार के रस होते हैं। यानी हमारे प्रकृति में जो पाए जाने वाले रस हैं वो 6 प्रकार के रस हैं। मैं कहता हूं, मैं एक रस उसमें और जोड़ता हूं, और मैं अपनी मर्जी से नहीं जोड़ रहा हूं। तुलसीदास जी ने कहा है, छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। ये किसके बारे में इंगित किया है? तो भक्ति के बारे में इंगित किया है, हमारी श्रद्धा के बारे में संकेतित किया है, हमारे अपने परंपराओं के प्रति आस्था के बारे में संकेतित किया है, वो ईश्वरीय सत्ता की मान्यता के बारे में इंगित किया है। तो ये जो ईश्वर की भक्ति का रस है, ये 7वां रस है। तो 6 रस जो षड्रस आयुर्वेद में हैं, और एक 7वां रस जो भक्ति का रस है, जो आस्था का रस है, श्रद्धा का रस है, ईश्वरीय सत्ता की मान्यता का रस है। ये 7 रस हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। हम कितने आस्थावान हैं, इसका भी स्वास्थ्य पर प्रभाव है। इसी प्रकार से 7 धातु होते हैं। धातु का अर्थ मेटल नहीं है। ये जो आयुर्वेद में धातु है, ये मेटल्स नहीं है। जो हम केमिस्ट्री में मेटल्स पढ़ते हैं, फिजिक्स में मेटल्स पढ़ते हैं पेरियोडिक टेबल में, वो मेटल्स नहीं है। धातु का अर्थ है वो अवयव जो इस शरीर को पुष्ट करते हैं, वो पदार्थ जो शरीर को पुष्ट करते हैं। तो ये सप्त धातु होते हैं हमारे शरीर में। और उसी प्रकार से शरीर के जो वायु है, प्राण अपान व्यान, ये सब सुना होगा, तो ये अनेक प्रकार के वायु हैं। और इनके भी विभेद करेंगे तो हमारे शरीर में 7 प्रकार के मरुत हैं, और 7 प्रकार के जो मरुत हैं उनके 7 भेद बताए गए हैं। तो 7 सते 49, 7 7 जा 49। तो ये 49 प्रकार के मरुत हैं, और इसमें उपभेद और जोड़ देते हैं तो 49 में 7 उपभेद और जुड़ते हैं तो ये 56 हो जाते हैं। और हमारे ये 56 जो मरुत हैं, यही 56 वर्ण है वर्णमाला में। जो संस्कृत का वर्णमाला हम पढ़ते हैं व्याकरण में, उसके ये 56 वर्ण हैं। और जो षड चक्र है हमारे शरीर में, जो यहाँ सहस्त्रार से लेकर और नीचे कुंडलिनी तक जो षड चक्र हैं, उन षड चक्रों के दल हैं। अगर आप शास्त्रों में पढ़ेंगे तो षड चक्रों के दल है, जैसे आज्ञा चक्र के 2 दल हैं, तो ऐसे ही सब चक्रों के दल मिलाकर संख्या होती है 49। सभी चक्रों के दल मिलाकर 49 होता है। और जो उनका एक हम ग्राफिक इमेज बनाते हैं, हम जो उसका चित्रांकन करते हैं, तो एक दल पर एक अक्षर होता है। इसलिए मौलिक अक्षर 49 हैं, और संयुक्त अक्षर इत्यादि मिलाकर 56 वर्ण होते हैं हमारे संस्कृत के वर्णमाला में, व्याकरण में। अब मैं आता हूं मौलिक बातों पर। ये उससे जुड़ा हुआ विषय है, इसलिए कहना ये बड़ा आवश्यक था। यदि किसी को मानसिक समस्या है, मानसिक समस्या से ग्रस्त है, मानसिक समस्या वात रोग कहलाते हैं, उसमें कई बार कफ की भी भूमिका रहती है वात के साथ, और कई बार पित्त की भूमिका रहती है। जो मानसिक समस्या बहुत गंभीर अवस्था में न होने पर भी कई बार हम एग्रेसिव हो जाते हैं, कई बार हम इंटॉलरेंट हो जाते हैं, कई बार हमारा धैर्य कम होता है। तो वैसी अवस्था भी मानसिक रोगों की श्रेणी में सामान्यतः आती है, और उनका समाधान क्या है? बड़ा सहज है। जो ये 49 दलों पर, 60 चक्रों के 49 दलों पर 49 अक्षर हैं, वो कहाँ है? जैसे आज्ञा चक्र के 2 दल हैं, तो उन दोनों दलों पर कौन से अक्षर हैं? तो हंग सह, हंग सह। और इसलिए हंस की जो बात हमारे शास्त्रों में इसको समझने में कहा जाता है, सूर्य स्वर चंद्र स्वर। तो सूर्य स्वर जब अधिक चलता है, यानी सूर्य स्वर का अर्थ दाहिना स्वर है, और चंद्र स्वर का अर्थ बायां स्वर है। सूर्य स्वर को पुरुष स्वर भी कहते हैं, और चंद्र स्वर को स्त्री स्वर भी कहते हैं। और ये पुरुष स्वर और एक स्त्री स्वर, ये दोनों मिलते हैं, तो ये वास्तव में अर्धनारीश्वर की मौलिक संकल्पना है, जो आयुर्वेद की संकल्पना है, जो आयुर्वेद के आधार पर शरीर को समझने की मौलिक संकल्पना है। तो आधा, एक श्वास से स्त्री और एक श्वास से पुरुष, एक ही मनुष्य का शरीर हो जाता है, चाहे वो लैंगिक रूप से पुरुष हो या महिला हो। तो अब इसमें आते हैं कि सूर्य स्वर शरीर में गर्म असर देता है, गर्म प्रभाव देता है, और चंद्र स्वर शरीर में शीत प्रभाव देता है। मैंने वे बैक टू 92 एक रोगी ऐसी अवस्था में मिले, मेरे घर के पड़ोस के थे, और मुझे उनके साथ हॉस्पिटल जाना पड़ गया क्योंकि कोई था नहीं। वहां के जो सबसे अच्छे डॉक्टर थे, फिजिशियन,
वो सब प्रकार के प्रयोग करके हार गए, उनका बुखार नहीं उतरा। ये 1992 की बात मैं बता रहा हूँ। तब मैं स्वर विज्ञान का अभ्यास किया करता था और स्वर विज्ञान मुझे बड़े अच्छे से अभ्यास में आ गया था, समझ में आने लग गया था। तो मैंने एक ग्रेजुएशन के फर्स्ट सेकंड ईयर का कुछ बहुत आयु होती नहीं है और वो बहुत बड़ा अनुभव भी नहीं होता, लेकिन मैंने एक ऐसे ही तुक्के से बात कहा कि भैया आप उनको एक गिलास पानी पिलाया और उनको बाईं करवट लेट करके मैंने कहा कि आप बाएं नाक से सांस लेने की कोशिश करिए, दाहिना वाला उंगली से ऐसे बंद कर दीजिए। उन्होंने वो प्रयोग किया, बाम स्वर चलना शुरू हुआ और बहुत आश्चर्य हुआ कि 2-3 मिनट के अंदर उनको पसीने आने लग गए और बुखार उतर गया। वहां के जो डॉक्टर थे वो दौड़े दौड़े आए सुन करके, जब उनके कंपाउंडर वहां था, जब मैं प्रयोग करा रहा था, उसने जाकर डॉक्टर को बताया, तुरंत आया, उन्होंने बोला तुमने क्या किया? तो मैंने उनको बताया, बोला ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने कहा सर ऐसे ही हुआ, हमने तो कोई दवाई वही खिलाई नहीं है। मेरे कहने का अर्थ है कि छोटी छोटी टेक्निक्स हैं, छोटी छोटी बातें हैं, ये अलग अलग प्रकार की विद्याएं हैं जो आयुर्वेद से निकलती है, आयुर्वेद से जुड़ती हैं। और इन सब किन्हीं की आवाज आ रही है, कुछ पूछ रहे हैं क्या? हेलो, हरिओम। नहीं सर, गलती से किसी का माइक ऑन हो गया होगा। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं कंटिन्यू करूं? सर हाँ, तो ये छोटे छोटे विषय हैं जिनसे स्वास्थ्य का बड़ा गहरा असर है। जहां सारे एलोपैथिक ड्रग, उनकी जानकारी के सारे प्रयोग उन्होंने कर लिए थे, बुखार नहीं उतरा, वहां एक छोटी सी बात, केवल नाक से श्वास लेना बदलने से ही बुखार उतर गया। और ये प्रयोग मैं अनेक लोगों पर कर चुका और कभी कभार, अब तो मुझे बुखार अनेक वर्षों से नहीं आता, क्योंकि जब मैं समझ गया था तो आज के 20 साल पहले मैंने कहना शुरू कर दिया था अपने मित्रों को कि मुझे अब मलेरिया जीवन में नहीं होगा, और तब से अब तक सच में मुझे कभी बुखार नहीं आया। तो ये स्वरों का जो मैं प्रयोग करता हूं, इस कारण से बड़ा अच्छा लाभ होता है। और वास्तव में जो आप अनुलोम विलोम करते हैं, करते हुए उसको समझने की अगर चेष्टा करेंगे प्राणायाम के उस पद्धति को, तो बाएं नाक से श्वास लेना, दाएं नाक से श्वास लेना, बाएं से शुरू करते हैं, बाएं पे अंत करते हैं। इसका अर्थ क्या है? अनुलोम विलोम शरीर की अतिरिक्त ऊर्जा को रिड्यूस करता है, घटाता है, शरीर के अतिरिक्त तापमान को घटाता है, और दोनों नाकों से, दोनों नथुनों से, नाक के दोनों नथुनों से जो वायु के प्रवाह है उसका संतुलन करके हमारे शरीर के सब अवयवों को संतुलित करता है। तो वो इसी का विषय है। अब मैं आता हूं वापस कि जब आप 2 घंटे के अंदर भोजन करना शुरू कर देते हैं तो आपके सारे अवयव संतुलित होने लग जाते हैं। अब नियम क्या है कि कभी भी 2 भोजन के समय के बीच 6 घंटे से कम का अंतराल नहीं रखना चाहिए। आजकल के एलोपैथिक डॉक्टर गैस्ट्रिक के रोगियों को, डायबिटीज के रोगियों को कहते हैं कि 2-2 घंटे पे खाओ। अब एक विज्ञान की बात आपको बताता हूं, बेसिक फैक्ट जो पश्चिमी दुनिया के विज्ञान ने ही कहा, हमारे तथ्यों के आधार पर कहा, किंतु वो वही कहते हैं कि आमाशय, आमाशय का अर्थ है ये जो बकल कैविटी हमारा मुंह है, यहाँ से जब भोजन लेते हैं तो यहाँ से एक पाइप जाता है और ये पाइप भोजन को कैरी करते हुए यहाँ एक ब्लैडर में टर्मिनेट होता है। यहाँ बीन सेप्ट का एक ब्लैडर है जिसको स्टोमक कहते हैं, हिंदी में उसको आमाशय कहते हैं। आमवात शब्द आपने सुना होगा और उससे जुड़े हुए और भी शब्द प्रयोग में आते हैं। तो यहाँ आमाशय है इस जगह पे, और यहाँ आके भोजन स्टोर होता है, यहाँ से जो हम खाते हैं वो यहाँ के स्टोर होता है। आधुनिक विज्ञान का कहना है कि इस आमाशय में भोजन के पचने में स्वस्थ आदमी को, जो बिल्कुल स्वस्थ है, उसको 3 घंटा लगता है। 3 घंटे से कम में भोजन नहीं पच सकता, कि कितना भी स्वस्थ आदमी हो, 3 घंटा भोजन पचने में लगता है। और हमारा आयुर्वेद इसके आगे कहता है कि यदि इस 3 घंटे के पहले आपने भोजन किया तो इस आमाशय को प्रॉपर रेस्ट नहीं मिला, और 3 घंटे में भोजन पचाने के बाद इसको अगला भोजन पचाने के लिए तैयार होने के लिए थोड़ा सा गैप चाहिए, और वो गैप 2.5 से 3 घंटे का चाहिए, 2 से 3 घंटे का चाहिए। यदि उतना गैप नहीं मिला तो ये अगला भोजन बहुत अच्छे से नहीं पचा पाएगा। ये हमारा आयुर्वेद कहता है, ये आधुनिक विज्ञान भी इसको स्वीकार करता है। अब इसके विपरीत, आपके कहे हुए सिद्धांतों के ठीक विपरीत, आप ही स्वयं बता रहे हो कि 2-2 घंटे में भोजन करो।
तो एक भोजन पचा नहीं तब तक आपने दूसरा भोजन डाल दिया, दूसरा पचा नहीं तब तक आपने तीसरा डाल दिया, तीसरा मिला नहीं तब तक आपने चौथा भोजन ले लिया। तो इससे क्या होगा? अपच की समस्या आएगी, आपके आंतों की जठराग्नि बुझती जाएगी, आपकी भूख घटती जाएगी, आंतों की क्षमता आपकी घटती जाएगी, और इस कारण से लीवर, किडनी, इन सब पर अतिरिक्त भार पड़ेगा और आप बीमार से और बीमार होते चले जाएंगे। तो ये एक्चुअल में मेडिसिनल ट्रैप में फंसाने का एक तरीका है। इस बात को अब अगर आप गहराई से समझ जाएंगे तो आपका बड़ा लाभ होगा। आप अपने परिवार के लोग, अपने कुटुंब और अपने जानने वाले सब लोगों को लाभान्वित कर सकते हैं। तो पहला भोजन हमने सुबह जगने के 2 घंटे के अंदर, और यदि सूर्योदय के साथ उसके आसपास तालमेल बिठाकर हम जगते हैं तो सूर्योदय से 2 घंटे के अंदर पहला भोजन। मैं भोजन की बात कह रहा हूं क्योंकि भारत भूखड़ों का देश नहीं है, भारत रेगिस्तान वाला देश नहीं है, भारत बर्फीले रेगिस्तान वाला देश भी नहीं है, भारत सस्य श्यामला भूमि है, भारत में सब प्रकार की संपन्नता है, भारत में खाने पीने की किसी भी सामग्री के किसी भी राज्य में कोई अभाव नहीं है, सब तरह से हम भरे पूरे लोग हैं। तो इसीलिए हम भोजन करते हैं, भरपेट भोजन करते हैं। चाय और बिस्किट पे सुबह का समय गुजारा करना ये वास्तव में गरीबी का लक्षण है, जो हम पश्चिमी के देशों के लोगों से बड़े फैशन के तौर पर अडॉप्ट करते चले गए। वह अपने आप को रोग की तरफ धकेलने का एक कारण है। मैं इस पर बाद में आऊंगा, पहले जो मैं बात कह रहा था उसको पूरा करूं। तो विषय ये है कि सुबह जगने या सूर्योदय के 2 घंटे के अंदर पहला भोजन, और उससे ठीक 6 घंटे के बाद दूसरा भोजन, और उससे ठीक दोपहर के भोजन के ठीक 6 घंटे के बाद सायं का भोजन, और सायं के भोजन के 3 घंटे तक जगना। यदि कोई व्यवस्था हो तो न्यूनतम 2 घंटे तक जगना और उसके बाद सोना। ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसके सबके कारण बताता हूं। क्योंकि 6 घंटे वाला तर्क तो मैंने दे दिया कि 3 घंटा अमाशय को भोजन पचाने में लगता है और 2-3 घंटे का उसको आराम चाहिए अगले भोजन को पचाने के लिए, स्वयं को तैयार करने के लिए। तो इसलिए 6 घंटे का अंतर प्रॉपर चाहिए। 6 घंटे से अधिक अंतर करेंगे तो भी समस्या आपको होगी, आपको आपके स्वास्थ्य में की समस्या आप अनुभव करेंगे, और उससे कम समय में यानी जल्दी खा लेंगे तो भी आप समस्या अनुभव करेंगे। तो 6 घंटे का अंतर चाहिए। अब रात्रि भोजन के बाद 3 घंटे क्यों जगना? तो आमाशय जब तक भोजन पचा के नीचे के आंतों में न उतार दे, आमाशय से नीचे भोजन न उतार दे पचाकर, पहला पाचन आमाशय में होता है और वहां से वो भोजन नीचे ना चला जाए, यानी आमाशय खाली ना हो जाए, तब तक नहीं सोना। क्योंकि उसके पहले अगर आप सो गए तो आपका वो भोजन ठीक से नहीं पचेगा, आपके शरीर पर भार पड़ेगा और आप धीरे धीरे लंबे समय में कालांतर में बीमार होते चले जाएंगे। ये मौलिक बात है। तो इसीलिए अंतिम सायं का जो भोजन है उसके बाद 3 घंटे तक जगना। अब एक विषय बड़ा महत्वपूर्ण है जिसको जैनियों के जीवन पद्धति से समझने की आवश्यकता है। वास्तव में वो पद्धति जैनियों के जीवन में बच गया है, वो जैनियों की पद्धति नहीं है। वैसे जैन भी हिंदू हैं और हिंदू व्यवहारिक रूप से कहें तो उनके जीवन शैली की बात करेंगे तो हमारे और उनके बीच में कोई भेद नहीं है, कोई अंतर नहीं है। उनके यहाँ सिस्टम है कि सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना। हमारी जीवन शैली कैसी थी अगर आप समझने की चेष्टा करेंगे तो हमारे लोग ब्रह्म मुहूर्त में जगा करते थे। ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ सूर्योदय से 2 घंटे पहले जगने की परंपरा थी। वो ब्रह्म मुहूर्त में जागरण का अभ्यास था लोगों को। तो नियम क्या है कि जागरण के 2 घंटे के बाद भोजन करना। जागरण जैसे ही आपकी नींद खुली उसके 2 घंटे के अंदर भोजन करना। तो ब्रह्म मुहूर्त में अपनी नित्य क्रिया करके, स्नान करके, साधना करके और 2 घंटे में आदमी उससे फ्री होता था और भोजन तैयार मिलता था, भोजन करता। तो जो व्यक्ति 6 बजे भोजन कर लिया 4 बजे जग के, उसको दोपहर का भोजन 12 बजे करना है। इसलिए 6 बजे वाला भोजन का स्वभाव की आदत समाज से गायब हो गई, लेकिन 12 बजे भोजन करने की आदत अभी भी बहुत परिवारों में प्रचलित। अब 12 बजे के भोजन का मैं तर्क पूछता था तो नहीं पता चलता था, लेकिन ढूंढते ढूंढते आयुर्वेद और परंपराओं को ध्यान में मिलाकर जब सायुज्य करना शुरू किया तो ये रहस्य समझ में आया।
12 बजे भोजन के पीछे ये कारण है। और 12 बजे जो दोपहर का भोजन कर लिया, वो सायं में 5:30-6 बजे भोजन कर लेता था, यानी सूर्यास्त के पहले पहले भोजन कर लेता था और 8-9 बजे तक सो जाते थे। आपको ध्यान होगा, जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग होंगे, कि 8:30, 9, 10 बजते बजते जिन गांवों में, जिन क्षेत्रों में चोरी के चलन थे, जहां सेंध मारते थे, मिट्टी के घरों के दीवार हुआ करते थे उस जमाने में, तो सेंध मारने वाला काम 9 बजे, 9:30 बजे, 10 बजे होता था गांव में, क्योंकि 8 बजे तक जो 5 बजे शाम में भोजन कर लिया, 6 बजे कर लिया, तो 2 घंटे 3 घंटे के अंदर वो 7-8 बजे तक सो जाते थे। और इस कारण से 9 बजे 10 बजे सेंधमारी होती थी, चोर चोर का हल्ला होता था। जिनका गांव में जीवन बीता होगा उनको ये ध्यान में होगा कि हमारे पूरे देश की जीवन शैली कैसी थी। और उस जीवन शैली का ही परिणाम है कि अभी आईएमए के चीफ ने बताया, उनका बयान आया है 2 दिन पहले, कि भारत में कोरोना नहीं फैलेगा दोबारा, क्योंकि भारत के लोगों की इम्यूनिटी दुनिया के अन्य लोगों की तुलना में, विशेषकर चीन के लोगों की तुलना में बहुत मजबूत है। तो आईएमए के चीफ का कहना, वो तो कोरोना के काल में पीछे के 3 वेव में जो समझ में आया उसके आधार पे कह रहे हैं, लेकिन उसका आधार ये है जो मैं आपको बता रहा हूं। जो हमारे पूर्वज, हमारे अग्रपुरुष जीवन जीते आए हैं हजारों लाखों वर्षों से इस प्रकार का, उसके कारण पीढ़ी दर पीढ़ी जो हमारी इम्यूनिटी बिल्डअप हुई है वो इतनी मजबूत है कि आने वाले 10-20 पीढ़ियों तक भी यदि हम अपना आदत, अपना व्यवहार, अपनी दिनचर्या, अपनी जीवन शैली बिगाड़ कर रखेंगे तो भी उतना खराब नहीं होगा जितना चाइना या यूरोपियन कंट्रीज के, अमेरिका और अफ्रीका के लोगों का खराब है, क्योंकि ये कोरोना के टाइम में प्रमाणित हो चुका है। भारत के ग्रामीण जनपद में, जहां अभी भी जीवन शैली कमोबेश उसी प्रकार की है जैसा मैं वर्णन कर रहा हूं, ग्रामीण जनपद में कोरोना निष्प्रभावी रहा और इसलिए 140 करोड़ लोगों के देश में, भारत में अभी भी 5 करोड़ से अधिक कोरोना संक्रमण का डाटा नहीं पहुंचा है। 5-5.5 करोड़ से ऊपर नहीं गया है। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है और भारत के जीवन शैली का प्रभाव है, अचूक जीवन शैली का प्रभाव है, जो पूर्वजों ने अपने पीढ़ी दर पीढ़ी के अनेक वर्षों के, हजारों लाखों वर्ष के अनुभव के आधार पर हमें ये जीवन शैली दी है। तो मैं मौलिक बातों पर चर्चा कर रहा था, एक बार मैं फिर से दोहराता हूं, जो देर से जुड़े होंगे या जिनको सुनने में, समझने में कोई कठिनाई आई होगी, नेटवर्क इत्यादि की भी समस्या कई बार ऑनलाइन चीजों में होती है, मैं एक बार फिर से इसको दोहराता हूं कि या तो सूर्योदय से 2 घंटे के अंदर भोजन करना, यदि आप सूर्योदय के समय जग जाते हैं तो। यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में जगते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त से लेकर जिस समय आप जगते हैं उस समय से 2 घंटे के अंदर भोजन करना। और यदि आप सूर्योदय के बाद जगते हैं किसी विवशता के कारण, तो अपने उस जागरण से 2 घंटे के अंदर भोजन करना। मैं भोजन की बात कह रहा हूं, नाश्ता और ब्रेकफास्ट की बात नहीं कह रहा हूं, क्योंकि नाश्ता और ब्रेकफास्ट का सिस्टम, चाय और बिस्किट खाकर जीने का सिस्टम, ये हमारे देश का सिस्टम नहीं है। हमारे यहाँ है तो भरपेट भोजन। आयुर्वेद में फॉर्मूला है जिसको अंग्रेजी में लोगों ने ट्रांसलेट किया, अपने हिसाब से अपनी भाषा में ढालने का प्रयास किया। हमारा सिस्टम है कि सुबह भरपेट खाना, जम के खाना, क्योंकि सबसे अधिक अंतराल भोजन में होता है रात्रि के भोजन और सुबह के भोजन के बीच में लगभग 12 घंटे का अंतराल हमारे पास होता है। तो उस समय आंत हमारे सर्वाधिक शक्तिशाली होते हैं, सर्वाधिक अच्छी स्थिति में होते हैं 24 घंटे के अंदर, और इसीलिए उस समय भरपेट भोजन करना चाहिए। उस समय कुछ खाकर काम चलाने का सिस्टम नहीं रखना चाहिए, ये आयुर्वेद कहता है। तो आप सुबह भरपेट खाएं और उसके 6 घंटे के बाद दूसरा भोजन दोपहर में करें, तो उससे थोड़ा कम करें, क्योंकि 6 घंटे के अंतराल पर ही खा रहे हैं। और रात्रि का भोजन उससे भी कम करें, यानी दिन से घटते घटते सिस्टम में जाएं। लेकिन रात्रि में जो नो डाइट वाला सिस्टम कई लोगों ने जीवन में अपनाया है, वो खतरनाक है, क्योंकि भोजन छोड़ना ठीक नहीं है। यदि आपने स्वभाव बनाया है कि मुझे 2 ही बार भोजन करना है और आरंभ से आपका स्वभाव है, तो उसमें कोई दोष नहीं है, वो ठीक है कि आप 12-12 घंटे के अंतराल पर भोजन कर रहे हैं। यानी जैसे रात में आप रात्रि के भोजन और प्रातः काल के भोजन में 12 घंटे का गैप देते हैं, वैसे सुबह और शाम के भोजन में भी 12 घंटे का गैप दे रहे हैं। तो ये किसी किसी का स्वभाव होता है, कुछ लोगों का होता है, वो स्वास्थ्य जनित समस्याओं के कारण भी होता है, वो स्वभावतः उनको खाने की इच्छा नहीं होती, उस कारण से भी होता है, या कई लोगों ने अपने पूर्वजों से, अपने गुरुओं से देखा है तो वो जीवन में अपनाया है
लेकिन जिनको 3 बार खाने की आदत है वो इसमें हठात न कूदें, अपनी जीवनचर्या को एकदम से एक झटके में उस तरीके से ना बदलने की कोशिश करें, क्योंकि जिनको भूख सहने की आदत नहीं है, जिनको अंतराल पर खाने का स्वभाव नहीं है, उनके लिए वो हानिकारक हो सकता है। तो दोपहर के भोजन से 6 घंटे के बाद रात्रि का भोजन, और रात्रि के भोजन के 2 से 3 घंटे के बाद शयन, सोना, ये मौलिक बात हो गई। और रात्रि में जब सोते हैं तो वहां से 6 घंटे, 7 घंटे या 8 घंटे, और बच्चों के लिए 10-11 घंटे बाद जागरण, क्योंकि बच्चों को नींद की अधिक आवश्यकता होती है। जो 10 साल से कम आयु के बच्चे हैं उनको 10 घंटे, 11 घंटे, 12 घंटे, और बहुत छोटे बच्चे होते हैं तो उनको 12, 13, 14 घंटे भी नींद की आवश्यकता होती है। 15 घंटे की भी नींद की, आप देखेंगे बहुत छोटा बच्चा होता है, वो माँ का दूध पिएगा, सो जाएगा, वो कुछ खाएगा, खेलेगा, थोड़ा सा सो जाएगा, तो उनको नींद की अधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि बचपन को कफ माना गया है, जवानी को पित्त माना गया है, और बुढ़ापा को वात माना गया है। यानी जीवन के अवस्थाओं के भी ऋतुओं के अनुसार विभाजन है, और दिन के भी 3 हिस्से हैं। जैसे प्रातः काल को कफ माना गया है, दोपहर को पित्त माना गया है, और संध्या को वात माना गया है। वैसे ही रात्रि के भी 3 हिस्से हैं, और इसीलिए रात्रि के प्रारंभिक अवस्था को कफ माना गया है। यहाँ उल्टा है, रात्रि के प्रारंभिक अवस्था को वात माना गया है, और मध्य रात्रि को पित्त माना गया है, और भोर का जो समय है उसको कफ माना गया है। तो ये जो 6 विभाग हैं 24 घंटे के, ये 6 ऋतुओं के विभाग हैं। इसको सुश्रुत संहिता ने स्पष्ट कहा है कि जैसे वर्ष भर में 6 ऋतुएं आती हैं, वैसे ही 24 घंटे के अंदर भी 6 ऋतुएं आती हैं, वैसे ही जीवन के संपूर्ण कालखंड में भी 6 ऋतुएं आती हैं। और कभी कभी हमारा जब संतुलन बिगड़ जाता है शरीर का, तो कोई भी ऋतु कभी भी आपके शरीर पर हावी हो सकता है। जैसे आपने गाँव में मजाक मजाक में कहता हुआ सुना होगा कभी कभी, ये आयुर्वेदिक मजाक है, ये आयुर्वेदिक टॉन्ट है, ऐसा समझिए। कभी कभी कहते देखो देखो कैसा चेहरा दिख रहा है, इसके चेहरे पर 12 बज रहा है, ये सुना होगा आप लोगों ने। ये वास्तव में आयुर्वेदिक टॉन्ट है, आयुर्वेदिक टिप्पणी है, क्योंकि जिस समय आपका पित्त हावी हो गया और पित्त के कारण चेहरा उड़ा उड़ा सा लगने लग गया, तो वास्तव में आपके चेहरे पर 12 बज जाता है, यानी कि आपका चेहरा उस रूप में बिगड़ जाता है। और इसलिए जो ऋतुओं का विभाजन हमने करके देखा है, भोजन के अनुरूप भी ऋतुओं का स्वभाव है। यदि हर एक ऋतु के अनुरूप, उसकी प्रकृति के अनुरूप भोजन का वर्णन किया गया है शास्त्रों में, और वैसा ही भोजन यदि आप करते हैं तो वो ऋतु आपके स्वास्थ्य पर हावी हो जाती है, यानी उससे जुड़ा हुआ असंतुलन आपके शरीर में आ जाता है। इस पर कभी विस्तार से जाएंगे, क्योंकि विषय बड़ा लंबा हो जाएगा। अब वापस आता हूं, अभी तक तो केवल भोजन की और समय की बात की है। दूसरा विषय है कि शरीर, आधुनिक विज्ञान कहता है कि इस शरीर का 85% पानी है, 85% वाटर है इस बॉडी में, हमारे मनुष्य शरीर में। तो इस 85% पानी का संतुलन बनाए रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में जल का सेवन आवश्यक है। अब जल का सेवन कैसे करना, ये ढूंढते ढूंढते मुझे बहुत लंबा समय लगा, और काफी कुछ झेलना पड़ा, तब जाकर ये अनुभव आया। कुछ चीजें अनुभव से मिली, कुछ चीजें कहीं वर्णन में मिली, कुछ योग के पुस्तकों में मिली, कुछ आयुर्वेद के पुस्तकों में मिला, तो कुछ ज्योतिष के ग्रंथों में मिला। अलग अलग प्रकार की विद्याओं से बहुत प्रकार की चीजें मिलती गई, और उन सबका तालमेल बिठाया तो एक संपूर्ण बात समझ में आई। वो मैं आपको आपके सामने रखना चाहता हूँ। जल कितना लेना और कितने अंतराल पे लेना, कैसे लेना, ये भी एक बड़ा विज्ञान है। ये आयुर्वेद में इस पर बड़ा जोर दिया गया है, क्योंकि हमारे जितने बॉडी में फ्लूइड्स होते हैं, 6 प्रकार के रस हैं। जैसे लहसुन एक, इसे विषयांतर होते हुए बता रहा हूँ, लहसुन प्रकृति में ऐसा अकेला पदार्थ है जिसमें 6 में 5 रस पाए जाते हैं। जिन चीजों में 6 रस मिल जाए उसको अमृत माना जाता है। संपूर्ण 6 रस जिसमें हो वो अमृत माना जाता है। लहसुन में 5 प्रकार के रस हैं, एक ही प्रकार के रस की कमी है, और इस कारण से वो अमृत होते होते रह गया, अमृत की गुणवत्ता होते होते रह गई। ये अलग बात है कि वैष्णव पद्धति में लहसुन और प्याज का निषेध, उसके अलग कारण है, उस पर भी आऊंगा यदि समय रहा तो। अब मेरा ये कहना है कि आप पानी कितना पिए, कब कब पिए, कैसे पिए। तो पानी धीरे धीरे पीना चाहिए, बहुत तेजी से, बहुत स्पीड में पीने से पानी से ग्रास नली को चोट होती है,
धक्का लगता है और आमाशय की दीवारों को भी चोट लगती है जब बहुत स्पीड में पानी पीते हैं। आमाशय की दीवारों को चोट लगने में कभी कभी देखेंगे बहुत जोर से प्यास लगी, बहुत तेजी से अगर आपने पानी पिया, एकदम से गटक लिया, तो कई बार यहाँ दर्द होता है। या ये आप में से कुछ लोगों ने अनुभव किया होगा या किसी को ऐसा दर्द का अनुभव करते देखा होगा। तो पानी से जो दीवारों पे चोट लगती है उससे हमारे उस यहाँ से लेकर के और आमाशय तक के पूरे एलिमेंट्री कैनाल का जो ये हिस्सा है यहाँ से यहाँ तक का, इसमें कमजोरी आती है, इसकी पचाने की क्षमता घटती है और दीवार कहीं ना कहीं आहत होते हैं, तो उससे और भी बाकी समस्याएं उपजने का संशय रहता है, संभावना रहती है। तो मेरा यह कहना है कि पानी धीरे धीरे पिएं। पानी धीरे धीरे पीने पर एक विषय और भी है कि हम जो कुछ भी खाते हैं, जो कुछ भी पीते हैं, उन सबको पचाना पड़ता है। और पचाने की पहली प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? तो ये जो नीचे जीभ के नीचे का ये स्थान है, दांत और जीभ के बीच का, यहाँ लार ग्रंथियां होती हैं। यहाँ से टायलिन नाम का एक लार निकलता है, एक पाचक स्राव निकलता है, जो हम जो कुछ भी पीते हैं, खाते हैं, उसमें मिल करके अंदर जाता है। उसकी स्पीड इतनी नहीं है कि जिस स्पीड में हम खा सकते हैं, जिस स्पीड में हम पी सकते हैं, उसकी स्पीड थोड़ी कम है। इसलिए उसके स्राव की जितनी गति है, उसी गति में भोजन करना चाहिए, उसी गति में जल या कोई भी पेय पदार्थ पीना चाहिए। उससे अधिक गति में पिएंगे तो उसमें टैलिन का मिलना कम होगा और उसके कारण से कम पचेगा। तो बाकी रसों के भी स्राव का समय हमारे एलिमेंट्री कैनाल को मिले, इसलिए उतने धीमे भोजन करना। एक बात और बताता हूँ इससे जुड़ा हुआ, कि जो लोग बहुत स्पीड में भोजन करने के आदी हैं, बहुत तेज गति से भोजन करने के आदी हैं, उनके शरीर में पित्त बहुत बनता है और इसलिए ऐसे लोगों में धैर्य का बड़ा अभाव रहता है। ये बात ज्योतिष और आयुर्वेद दोनों को समझेंगे तब समझ में आता है। उनमें धैर्य का बहुत अभाव रहता है और वो लोग बहुत क्रोधी रहते हैं और इसीलिए ऐसे लोगों की आयु धीरे धीरे कम हो जाती है, घटती है। रेयर ऐसा मिलेगा, उनके पूर्वजों का देन हो सकता है, बचपन की देखभाल का कारण हो सकता है, जिसके कारण से अति दीर्घायु हो ऐसे लोग। एक ही फैक्टर काम नहीं करता है शरीर पर, बहुत सारे तथ्य एक साथ काम करते हैं, लेकिन ये संभावना अधिक बढ़ जाती है जो बहुत स्पीड में खाते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप बहुत आराम से खाइए। भोजन के पहले हरि नाम लेने का जो अभ्यास रहा है और कई बार भोजन मंत्र पढ़ने का जो अभ्यास रहा है, उसके पीछे यही कारण है कि खाने के पहले बढ़िया आसन में बैठिए, सुखासन में बैठिए, स्थिर होइए, मन को स्थिर करिए। और मंत्र इत्यादि पढ़ने का मतलब थोड़ा सा आप रुकें, नहीं तो कई बार भूख और कई बार भोजन की इच्छा ये बहुत फास्ट इंटेक के लिए प्रेरित करती है मनुष्य को, और भोजन की गति तेज होने से हमारे साथ बहुत सारी समस्याएं उपजती। तो इसीलिए मेरा कहना है कि भोजन आप आराम से खाएं, चबा चबा कर खाएं। और चबाना कितना, इसके बारे में कई तरह के भ्रामक तथ्य चर्चा होती है समाज में। चबाना इतना है जितने में भोजन तरल हो जाए, लिक्विफाई हो जाए, यानी ठोस रूप में भोजन को नहीं निगलना है, क्योंकि दांतों का काम आंतों से नहीं लेना है। दांत है ही चबाने के लिए, और लिक्विड लेते हैं तो थोड़ा धीरे धीरे लेंगे तो लार मिक्सअप होगा, और ठोस चीजें लेते हैं तो थोड़ा उसको भी धीरे धीरे चबाएंगे आराम से, तो लार को मिक्सअप होने का समय मिलेगा और उसके टुकड़े टुकड़े होकर के वो जब तरलीकृत हो जाएगा तो आंतों पर कम भार पड़ेगा, बहुत आसानी से, बहुत सहजता से पचेगा। और जब बहुत सहजता से पचेगा तो जठराग्नि और प्रदीप्त होगी और प्रदीप्त होगी और प्रदीप्त होगी, आपका शरीर और बलिष्ठ होता जाएगा, आपकी इम्यूनिटी और बढ़ती जाएगी और आप दिनों दिन आयु के साथ कमजोर होने की जगह मजबूत होते जाएंगे। तो ये खाने पीने का विषय है, तो इसलिए धीमे धीमे पीना चाहिए। ये पीने का पानी एक तरीका मैंने बताया। दूसरा, कितना पीना है? तो एक बार में यदि आयु आपकी 15-16 साल से अधिक हो गई है और अंतिम समय तक, यानी जब तक आपकी आयु रहती है, या जो पूर्णायु मानी जाती है, ज्योतिष शास्त्र 120 साल आयु मानता है मनुष्य की। ज्योतिष शास्त्र 120 साल की पूर्णायु मानता है। दशा चक्र जो विंशोत्तरी दशा चक्र है वो 120 वर्षों का है। अष्टोत्तरी दशा चक्र 108 वर्षों का है। और वैसे आयुर्वेद के ग्रंथ 100 साल मानते हैं। और हमारा जो मंत्र है, अलग अलग ग्रंथों में कई प्रकार से वो आया है,
वो जो हम कहते हैं जीवेम सरदः सतम, पश्येम सरदः सतम, शृणुयाम सरदः सतम, प्रब्रवाम सरदः सतम, उसमें 100 शरद यानी 100 शरद ऋतु की बात कही गई है, 100 जाड़े के ऋतु की बात कही गई है। तो 100 साल को भी प्रतिमान माने तो आपके जीवन के अंत तक यानी 14, 15, 16 साल से लेकर के और जीवन के अंत काल तक आपको पानी की मात्रा फिजिकल एक्टिविटी के आधार पर घटानी बढ़ानी होगी, उसकी भी चर्चा मैं करूंगा, क्योंकि प्रतिमान रूप में 1 गिलास से 1.5 गिलास रखना चाहिए। 1 गिलास, सवा गिलास या 1.5 गिलास हर घंटे में पीना चाहिए। इतना 1 गिलास, सवा गिलास, 1.5 गिलास, ये हर घंटे में पानी पीने की मात्रा रखनी चाहिए। किसी की फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा है तो उसको थोड़ा ज्यादा पीना पड़ेगा, किसी की फिजिकल एक्टिविटी थोड़ी कम है तो उसको कम पीना पड़ेगा, किंतु ये एक स्टैंडर्ड, ये एक औसत मैंने कहने की चेष्टा की है। और उसको धीरे धीरे पीना, हर घंटे घंटे में पीना। और भोजन जब करते हैं तो भोजन के समय पानी लगभग नहीं पीने का अभ्यास करना, लेकिन किसी किसी को अटकने लग गया तो थोड़ा सा पानी पी के उसको निगल लेना, उतनी छूट है। और भोजन के अंत में 2 घूंट पानी, 3 घूंट पानी मुंह में लेकर जरा मुंह बंद करके चला चला के दांतों में फंसे हुए जो अन्न कण है वो अंदर चला जाए, जिससे दांतों में सड़न, सड़ांध या मुंह में गंध, दुर्गंध इत्यादि की स्थिति न बने। इसलिए 2-3 घूंट लेकर के चला चला के अंदर निगल जाना। ये कर लेने से आपका पाचन शिथिल नहीं होगा, आपकी जठराग्नि शिथिल नहीं होगी, जठराग्नि दिन ब दिन प्रदीप्त होती जाएगी, जठराग्नि को बल मिलता जाएगा और आपका शरीर कमजोर कभी भी नहीं होगा, व्याधिग्रस्त कभी भी नहीं होगा, आप निरोग रहेंगे। तो ये लगातार खाने पीने की, लगातार पानी पीने की बात हो गई। लेकिन जो भोजन का समय जब आ गया और उस समय भी पानी पीने की आवश्यकता होती है, घंटे घंटे का वो रूटीन आ गया उस समय, तो अंतिम पानी जो भोजन के काल में हम पीते हैं, उस पानी से आधे घंटे के बाद, अंतिम पानी से, जैसे मान लिया हमने 6 बजे सुबह भोजन किया है और दोपहर में 12 बजे भोजन करने का समय आ गया, या हमने सुबह 7 बजे भोजन किया है, दोपहर में 1 बजे भोजन करने का समय आ गया, या हमने 8 बजे भोजन किया है, दोपहर में 2 बजे भोजन करने का समय 6 घंटे के बाद आ गया, और हमने 2 बजे अगर पानी पिया है या 1:30 बजे पानी पिया है, तो आधा घंटा रुक के भोजन करना। अगर समय की कमी है तो कम से कम 15-20 मिनट का अंतर रखना पानी, अंतिम पानी पीने से, तो भोजन अच्छे से किया जाएगा और आपकी जठराग्नि बुझेगी नहीं और भोजन बहुत अच्छे से पचेगा। तो ये नियम बना के रखना है। और लास्ट में रात्रि में सोते समय भी एक परहेज है पानी के बारे में, कि यदि रात में भोजन इत्यादि करने के बाद लगातार 1 घंटे के बाद पानी पीते चले गए, तो अंतिम पानी पीने के बाद यदि तुरंत आप सो गए तो आपके शरीर में कफ का प्रभाव बढ़ेगा, और कफ का प्रभाव होने से ये जो लोकलाइज्ड है, यहाँ से फेफड़े से लेकर के नाक तक का जो ये विंड पाइप है, इसमें ठंडक ज्यादा बढ़ने लग जाती है पानी पीते के साथ होने से। और ऐसे लोगों को कई बार खर्राटे की समस्या आती है और कई बार और भी प्रकार के कफ या स्वास्थ्य जनित समस्याएं आती है। तो इसलिए पानी पीते के साथ तुरंत नहीं सोना, अंतिम पानी पीने के बाद कम से कम आधा घंटा जग के, आधा घंटा बैठकर, चलकर, यानी लेटे बिना समय बिता के तब सोना। तो ये एक नियम है पानी के बारे में। कहने का अर्थ है, यदि आप सामान्य स्वास्थ्य वाले हैं और आप बीमार नहीं हुए हैं, तो आप 5 लीटर के आसपास पानी दिन भर में पिए, 1.5 गिलास, सवा गिलास, 1 गिलास करके 5 लीटर आवश्यक है। यदि आप कोई बीमारी से ग्रस्त हो गए हैं, कोई व्याधि ने आपको घेर लिया है, तो आपको 5 लीटर से अधिक पानी पीना पड़ेगा अपने आप को स्वस्थ बनाने के लिए। और ये जो समय है, बिल्कुल पंक्चुअली 6-6 घंटे का अंतराल फिक्स होकर पालन करना पड़ेगा, तभी जाकर आप इन चीजों को सुधार पाएंगे, संभाल पाएंगे, मतलब अपनी व्याधि को ठीक कर पाएंगे। और इसके साथ परहेज की बातें हैं कि यदि वात जनित बीमारी है तो वादी चीजें नहीं खाना, यदि पित्त जनित बीमारी है तो गर्म चीजें नहीं खाना, यदि कफ जनित बीमारी है तो ठंडी चीजें नहीं खाना। तो ये तीनों का आप रहस्य समझ गए। और धातु क्षीणता यानी धातुओं की कमी आई, कोई रसों से लेकर असंतुलन आया, तो उनसे जुड़ी चीजों को भी खाने पीने का परहेज करना। तो इस पर व्यापक रूप से कभी मैं आपको बताऊंगा। तो ये ध्यान रखने से आप गंभीर से गंभीर रोगों को ठीक कर सकते हैं। एक बात इसमें बहुत महत्वपूर्ण समझने की है कि आयुर्वेद हमारे रोगों का, हमारे व्याधियों का बाहर से उपचार नहीं करता। एक्सटर्नल
ट्रीटमेंट नहीं करता है, आयुर्वेद इंटरनल ट्रीटमेंट करता है, यानी अंदर से रोगों को ठीक करता है। अब ये बात थोड़ी सी समझने में कठिनाई आ सकती है जिनको आयुर्वेद का अनुभव नहीं होगा या जिन्होंने आयुर्वेद पढ़ा नहीं होगा। जैसे बाह्य लक्षण देखने की परंपरा रोगों की एलोपैथ में है, बाहरी लक्षण देखने की, रोगी को बाहरी लक्षण क्या क्या है वो देखने की है। आयुर्वेद बाहरी लक्षण नहीं देखता, वो आंतरिक लक्षण देखता है। और इसीलिए जो एलोपैथिक सिस्टम है वो बाह्य लक्षणों के आधार पर औषधि चलाता है। वो पैथोजेन यानी कि जो बीमारी का संक्रमण करने वाले जीव हैं, वायरस है, बैक्टीरिया है, फंगस है, इन सबको समझकर उसके आधार पर बाहर से उनको ठीक करने की दवाइयां देता है। हम क्या करते हैं? हम ऐसा नहीं करते। हम शरीर के अंदरूनी सिस्टम को इंपावर करते हैं, शरीर को अंदर से शक्तिशाली बनाते हैं। हम शरीर के इम्यूनिटी को टारगेट करते हैं, इम्यूनिटी पर ही को ही स्ट्रेंथन करते हैं। अंदर के तीनों कफ पित्त वायु को समवाय करते हैं, उसका संतुलन बनाते हैं। सप्त रसों का मतलब षड्रस ही होता है, लेकिन मैं सातवां भक्ति का रस बताया, आस्था का रस बताया, तो वो इसलिए मैं 7 रस की बात कह रहा हूँ। जो देर से आए होंगे उनको शायद ये समझने में कठिनाई हो। तो ये 7 रसों का संतुलन, सप्त धातुओं का संतुलन, सभी वायु का संतुलन और मरुतों के संतुलन। तो वायु और मरुत ये दोनों में थोड़ी सी भिन्नता है, ये कभी बाद में बताऊंगा। तो ये सारे संतुलन और इसके साथ साथ उत्सर्जन तंत्र के उत्सर्जी पदार्थ की गिनती है और उनका भी संतुलन होता है। इसीलिए हमारे इसी मान्यता के आधार पर आज का जो मेडिकल साइंस है, एलोपैथिक मेडिकल साइंस है, वो स्टूल टेस्ट करता है, वो यूरिन टेस्ट करता है, वो कभी कभी आवश्यकता पड़ने पर थूक का भी टेस्ट करता है, वो कई बार पसीने का भी माप उसके भी टेस्ट करने के कई तरीके, आधुनिक तरीके विकसित हो रहे हैं, हालांकि वह पूर्ण विकसित अवस्था में नहीं है। तो ये जो उत्सर्जी तंत्र है, यानी नाखून है, बाल है, नाक का खोट है, आंख के आंसू है, मुंह से निकलने वाला थूक और लार है, पेशाब है, शौच है, ये सब उत्सर्जी तंत्र के आधार पर भी स्वास्थ्य को समझने की बहुत विस्तृत और काफी व्यवस्थित एक पद्धति है। इन सबका संतुलन हम बनाते हैं शरीर के अंदर के संतुलन को ध्यान में रखते हुए, उसको जानकर। ये आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति और अन्य चिकित्सा पद्धतियों में बहुत बड़ा अंतर है। तो इसलिए यदि हम इनको समझेंगे और शरीर को एम्पावर करने का प्रयत्न करेंगे, तो मेरा बड़ा अनुभव है, हालांकि उसको समझने को लोग तैयार नहीं होते क्योंकि पृष्ठभूमि नहीं होती, केवल जल का सेवन करा के भी अनेक गंभीर रोग ठीक किए जा सकते हैं। जल का सेवन नियमित करा के, ठीक करा के। और ये कई प्रमाण आजकल मिलने लगे हैं। ये मैं पिछले लगभग 1993, 94, 95 से अपने मित्रों के भी साझा कर रहा हूँ। केवल जल से भी ठीक किया जा सकता है। श्वासों का नियमन करके भी बहुत सारे रोगों को ठीक किया जा सकता है। भोजन में अर्धोपवास शामिल करके, आंशिक उपवास शामिल करके भी बहुत सारे रोगों का निदान किया जा सकता है। ये सब पद्धतियां मैं आज के 20, 22, 25 साल पहले आजमा चुका हूं और उसका मुझे बड़ा लाभ होता है कि मेरा जीवन बड़ा भागदौड़ से भरा रहता है और अब 50 के आसपास पहुंचने वाला हूं। यानी मैं अब 49 वर्ष का इस 28 तारीख को हो जाऊंगा। तो फिर भी मैं अपेक्षाकृत अपने आयु के जितने हमारे मित्र हैं, जानने वाले हैं, उनकी तुलना में मैं अपेक्षाकृत स्वस्थ हूँ, क्योंकि इतने भागदौड़ के बाद तो स्वास्थ्य का और हाल बुरा हो जाता। लेकिन अभी दिल्ली के पोल्यूशन वाले हवा में और यहाँ के इस पोल्यूटेड पानी में भी मैं अपने बालों को बचा कर रख पाया हूँ। बाल मेरे बचे हुए हैं और साथ साथ बाल सफेद भी अभी 25%, 20%, 30% से ज्यादा नहीं हुए हैं, 30% के आसपास ही हुए हैं। तो उसका कारण ये आयुर्वेद का समझना है, इन बातों को जानना है। और इसलिए मैं कहता हूं कि मैं जैसे लाभान्वित हो रहा हूं, मैं जिनको बताता हूं वो मुझसे अधिक लाभान्वित होते हैं, क्योंकि उनका जीवन व्यवस्थित हो जाता है। वो रोग गंभीर रोग होने के कारण से ठहर जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं, तो उनके लिए दिनचर्या पालन और ये सब बहुत सहज हो जाता है। हम लोगों के भागदौड़ के जीवन में थोड़ा कम होता है, लेकिन अधिकतम पालन करने का प्रयास करते हैं। जब जब अवसर रहता है, मिलता है, जहां जैसी सुविधा मिलती है वैसा पालन करने का प्रयत्न करते हैं। तो मैं समझता हूं कि 60-70%, 80% पालन से भी आपको उत्तम स्वास्थ्य मिल सकता है। ये पैरामीटर तो इसलिए हैं
कि वो हजारों वर्ष का जीवन देने वाली पद्धति है। हमारे देश में आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोग हजारों लाखों साल तक जीते रहे थे। कई ऋषियों का वर्णन है कि वो सतयुग में भी थे, त्रेता में भी थे, द्वापर में भी थे, और कई ऐसे लोगों का चिरंजीवी लोगों का भी नाम सुना होगा जो आज तक अमर हैं। ये केवल जो साधना की पद्धति है उसका आयुर्वेद अंग है या आयुर्वेद का वो साधना पद्धति अंग है, ये दोनों प्रकार से आप समझ सकते हैं। योग है वो भी आयुर्वेद का अंग है, और आयुर्वेद योग का सहायक है या योग आयुर्वेद का सहायक है, दोनों प्रकार से आप समझ सकते हैं। स्वर विज्ञान आयुर्वेद का सहायक है और आयुर्वेद स्वर विज्ञान का सहायक है, दोनों प्रकार से आप समझ सकते हैं। ऐसे अनेक पद्धतियां हैं। जैसे पश्चिमी देशों के लोग पिछले 200 वर्षों से भारत पर हमलावर रहे केवल 2 विषयों पर, और वो दोनों में मुंह की खाया, दोनों में पराजित हुए, आज तक शर्मसार होते रहे, लेकिन उन्होंने अपना प्रयत्न नहीं छोड़ा और हमारे इन 2 विषयों को बहुत हद तक डैमेज करने का प्रयास किया, सफल भी रहे और भ्रम इनके बारे में उत्पन्न करने में बहुत अधिक सफलता पाई। वो है आयुर्वेद और ज्योतिष शास्त्र। पश्चिम के देश 200 वर्षों से हमलावर रहे, और अरस्तु के कालखंड से जोड़ेंगे यदि, अरस्तु भी बड़ा आक्रामक रहा भारत के इन 2 विद्याओं पर, तो 2000 साल की अवधि हो जाती है। और इसीलिए जब उनको ध्यान में आया तो उन्होंने हमारी बहुत सारी चीजें सीखी। जैसे सर्जरी हमसे उन्होंने सीख लिया और उसको अपना बनाकर प्रस्तुत दुनिया के सामने करने का अभी तक प्रयत्न कर रहे हैं, जबकि सर्जरी हमारी पद्धति है। सुश्रुत ने तो सर्जरी पर बहुत काम किया है, उनके सुश्रुत संहिता में सर्जरी का बहुत विस्तृत वर्णन है, बहुत विशद वर्णन है। अभी भी सर्जरी की बहुत सारी बातें जहां तहां देश के कोने कोने में कहीं कहीं कुछ बची हुई है। यदि उन सब का संग्रह हम कर पाए आधुनिक समय में, तो मुझे लगता है कि वो पूरी परिपाटी फिर से जीवित हो सकती है, एकाकार हो सकती है और बहुत विस्तृत स्वरूप में भारत के साथ जनता को लाभान्वित कर सकती है। और ज्योतिष शास्त्र के बारे में इतना तक भ्रम उत्पन्न करने का उन्होंने प्रयत्न किया। बहुत सारे लोग कहते हुए मिलते हैं कि हमारे परिवार में जन्म पत्री नहीं सहता है। ये बिहार के जनपद में, पूर्वी उत्तर प्रदेश के जनपद में मैंने बहुत सुना है। इधर के पश्चिमी भारत में लोग कहते हैं नहीं हमारे परिवार में जन्म पत्री फलता नहीं है भाई। यहाँ के लोग बोलते हैं ये फलता नहीं है का क्या मतलब है? अरे भगवान राम का जब प्रादुर्भाव इस देश में हुआ तो उनके जन्म लेते ही महादेव शिव उनके दर्शन को लालायित थे और एक ब्राह्मण का रूप धरकर भगवान राम का हस्त निरीक्षण करने पहुंचे राजमहल में। और ये भी प्रसंग वाल्मीकि रामायण में भी है, रामचरितमानस में भी वर्णन है कि भगवान जैसे छोटे बालक का शिव जी जब उनके हाथ का निरीक्षण कर रहे थे तो सब माताएं बारी बारी से आई और अपना हाथ दिखाने लग गई, अपना भाग्य भी पूछने लग गई। राजा ने भी भाग्य पूछा और भगवान शिव जी बड़े बुरी तरह फंसे। सबका हाथ देखते देखते उनका काफी समय वहां चला गया, बड़े मुश्किल से वहां से निकल पाए। तो इसका अर्थ क्या है? भगवान राम की आयु नष्ट नहीं हुई, वो तो मनुष्य लीला करने आए थे, मनुष्य रूप में ही थे। अवतरण तो उनका मनुष्य रूप में ही हुआ ना भारत की धरती पर, अयोध्या में। तो उनका नुकसान नहीं हुआ तो हमारा नुकसान कैसे होगा? राम के अनुयायियों का हानि कैसे होगी जन्मपत्री बना देने से? इसलिए ये भ्रम हमारे समाज में इसलिए फैलाया गया ताकि लोग जन्मपत्री बनवाने से दूर हटे। ये परंपरा हमारे देश से निकलती चली जाए। अब पूर्ण कर रहा हूं। तो ये निकल ना जाए। हाँ, इसीलिए ये बातें हमारे समाज में स्थापित की गई। ऐसे अनेक प्रकार के भ्रम फैलाए गए और इन 2 विषयों पर लगातार पश्चिम, यूरोप, अमेरिका, अरेबियन कंट्रीज, मतलब जो मिडिल ईस्ट बोलते हैं, और मतलब मिडिल वेस्ट भी जिसको बोलते हैं एशिया का पार्ट, और अफ्रीकन लोग, ये सब हमलावर रहे। अफ्रीकन लोग कम, अफ्रीकन लोग तो बेचारे स्वयं पीड़ित थे। तो ये हमलावर रहे और आज तक हमलावर है। किंतु मैं सैल्यूट करता हूं उन लोगों का, नमन करता हूं उन लोगों को जिन्होंने इन तमाम आक्रमणों के बाद भी इन दोनों विद्याओं को भारत में जीवित रखा है, अपने जीवन में उसको सहज कर रखा है, जीवन में आज तक जी रहे हैं और उसको एज इट इज जैसा का तैसा चुन रखा है। मैंने आपको बताऊं ये जीवनचर्या का महत्व मुझे कैसे समझ में आया। कोई बताने वाला नहीं था मुझे, कोई आयुर्वेद उंगली पकड़ के सिखाने वाला, चलाने वाला नहीं था। मैं बड़ा भटक रहा था, मैं ढूंढ रहा था, भटकते भटकते चीजों को ढूंढ रहा था। एक एक कड़ियां जहां जहां मिलती थी मैं तारतम्य जोड़ रहा था। और उन कठिनाई के समय में जब मैंने आयुर्वेद के सब ग्रंथ खरीदा, विशेषकर 4 लोगों का उल्लेख करना चाहूंगा, धन्वंतरी,
सुश्रुत, चरक और वाग्भट। तो चारों के ग्रंथों में एक विलक्षण बात मुझे दिखाई दी और मैंने वहां से इन चीजों को पकड़ा और जो जीवन में मैंने जिया था, जिन जिन कारणों से मैं स्वस्थ हुआ था, उन सब बातों का इनसे तालमेल बिठाया तो एक्यूरेट बात मुझे समझ में आ गई। वो क्या था कि लगभग ग्रंथों में मंगलाचरण लिखने की पद्धति है, यानी ईश्वर को स्मरण करने की, अपने आराध्य का स्मरण करने की परिपाटी है। लगभग ग्रंथ यहीं से आरंभ होते हैं भारत में। तो मंगलाचरण के बाद सामान्य परिचय ग्रंथ का देते हैं कि हम क्यों लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं और इसका हेतु क्या है, ये वर्णन करने की पद्धति है। उसके बाद किसी ग्रंथ में तीसरा, किसी में चौथा, किसी में पांचवा अध्याय ही, यानी जहां से आयुर्वेद आरंभ होता है वो आरंभिक अध्याय ही दिनचर्या अध्याय है अधिकांश ग्रंथों में, और उसके बाद का तुरंत का अध्याय है ऋतुचर्या अध्याय। उससे मुझे ये समझने में सहायता मिली कि आयुर्वेद का आरंभ औषधियों से नहीं होता है, रोगों के विवरण से आरंभ नहीं होता है। आयुर्वेद का आरंभ दिनचर्या की पद्धति से होता है। आयुर्वेद का आरंभ ऋतुचर्या की पद्धति से होता है। दिन के प्रकृति चक्र के अनुरूप सोना, जगना, खाना, पीना और उसी अनुरूप व्यवहार करना, और ऋतुओं के अनुसार और शरीर की प्रकृति के आधार पर, क्योंकि शरीर में भी ऋतुओं का चक्र होता है, ये मैंने संक्षेप में बताने का प्रयास किया। ये सुश्रुत संहिता में इसका बड़ा विस्तृत वर्णन है। तो शरीर के प्रकृति के आधार पर और प्रकृति के आधार पर, प्रकृति के मौसम चक्र के आधार पर भोजन का चयन करना, भोजन का निर्धारण करना। तो ये ऐसे विषय हैं जो आपको लगभग रोगों से बचा देते हैं। और मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब इन सब पद्धतियों का मैंने पालन किया। तो आज के 8 साल पहले मैंने एक व्यक्ति, किडनी फेल्योर के एक रोगी मिले, उनके बहनोई के एक भाई जो मेरा मित्र था, उसने मेरा नाम सजेस्ट किया और मैंने जब उनकी चिकित्सा आरंभ की तो उनकी पत्नी बड़ी दबंग थी और अपने पति से सब बात मनवाने का उसने वचन दिया। तो 12% क्रिएटिनिन था उनका, वो मात्र 1.5 महीने में नॉर्मल हो गया। और ऐसे 2 महीने में, 1.5 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में जितना पालन करते हैं लोग या जितना लापरवाही करते हैं लोग, उसके आधार पर समय लगा। मुझे 4 महीने से अधिक किसी भी किडनी फेल्योर के रोगी को ठीक करने में नहीं लगा। जो डायलिसिस पर चले जाते हैं उनको ठीक करने में 6 महीने या उससे थोड़ा कम या ज्यादा, जैसी उनकी गंभीरता पालन करने की रहती है उसके आधार पर लगा। मुझे शायद ही डायबिटीज के, मैंने अनेक रोगियों को इसी दिनचर्या, जीवनचर्या की पद्धति के आधार पर उपचार किया। औषधियां इसमें प्रयोग करता हूं, किया जाता है, किया जाना चाहिए। औषधियां सहायक भूमिका निभाती हैं और ये जीवन शैली, ये दिनचर्या, ये खान पान के परहेज पालन करने से औषधियों का प्रभाव 10 गुना से 100 गुना तक बढ़ जाता है। और वो इतनी चमत्कारिक प्रकार से उनका प्रभाव होता है शरीर पर कि आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। मैंने मात्र 3 महीने 4 महीने के परहेज में जो कठोरता से पालन करने में सक्षम है, उनकी बात मैं कह रहा हूँ। 3-4 महीने के प्रयोग में डायबिटीज पूरी तरह ठीक करके, फास्टिंग और खाने के बाद की सारी दवाइयां बंद करा के, 2 महीने अतिरिक्त पालन करवा के और उनको मिठाई खाने की छूट दे देता हूं। ये आयुर्वेद का चमत्कार है। ये मेरा चमत्कार नहीं है, ये मेरा कोई क्रेडिट नहीं है, मेरी कोई देन नहीं है। ये उन ऋषियों की देन है जिन्होंने वो पद्धति शोध कर, समझ कर हमें देकर गए और निःशुल्क देकर गए। सुश्रुत के नाम पर उस संहिता का नाम बाद के कालखंड में प्रसिद्ध हुआ होगा। सुश्रुत ने अपने आप को प्रसिद्ध करने की चेष्टा नहीं की, धन्वंतरी या चरक ने चेष्टा नहीं की, उनके शिष्यों की परंपरा रही, उस कारण से वो प्रसिद्ध हुए। अन्यथा बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं जिनके रचनाकारों ने उन ग्रंथों में अपना नाम तक नहीं लिखा है। इतना क्रेडिट न लेने की पद्धति हमारे देश में रही है। हमारे देश में कृतज्ञता की परिपाटी है, कृतज्ञता इस देश की ताकत है और कृतज्ञता हमारी प्रकृति नहीं है। कृतज्ञता यानी किए के उपकार को भूल जाना, दिए हुए ज्ञान के उपकार को भूल जाना, ये वास्तव में पश्चिम से और अरेबियन देशों से आया हुआ स्वभाव है। तो हमने तो अपने लोगों का बड़ा आदर किया और उनकी बातों का आदर से जीवन में सम्मान किया और इसलिए उनके अनुभव हमें सहज रूप में प्राप्त होते रहे और उस कारण से हम 1000 साल, लाख साल जीवन जीते रहे। और आज भी मेरा मत है, मैं कर पाऊंगा कि नहीं मुझे मालूम नहीं,
क्योंकि मेरा जीवन समाज को समर्पित है। और फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि 100 साल का आयु मैं जी सकता हूँ। और यदि कुछ लोगों का मुझे साथ मिला, कुछ लोगों की बड़ी अच्छी सहभागिता मिली साथ जीने की, आयुर्वेद का अनुसरण करके, तो शायद 200, 300, 400 साल भी जीवन जी करके हम दुनिया को दिखा सकते हैं। आयुर्वेद का डंका फिर से दुनिया में हम बजा सकते हैं, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। और मैं ऐसे लोगों को ढूंढ रहा हूं जो कम से कम 100 साल, 150 साल, 200 साल, 300 साल जीवन जीने की इच्छा रखते हों। और मेरा ऐसा मानना है कि आयुर्वेदिक जीवन शैली के आधार पर मनुष्य का आज जो चर्चा हो रही है कि मनुष्य की कदकाठी घटती जा रही है, उन सारी बातों को बदला जा सकता है। और प्राचीन काल में शरीर का जैसा सस्व होता था, उस प्रकार की अवस्था फिर से पाई जा सकती है। ये मेरा दृढ़ विश्वास है। कोई रोग ऐसा नहीं है जो आज प्रचलित हो, आज के 100 साल, 200 साल, 500 साल, 1000 साल पहले प्रचलित थी, आने वाले 100, 200 साल, 500 साल, 1000 साल बाद उपजने वाली है, उपजाई जाने वाली है, लेबोरेटरी में बनाई जा सकने वाली बीमारी है। ऐसे सभी प्रकार के रोगों का उपचार आयुर्वेद में विद्यमान है, क्योंकि हम शरीर के अंदरूनी ताकत के आधार पर रोगों का निदान करते हैं। वही आयुर्वेद की मौलिक परिपाटी है। और इसलिए दुनिया में कोई ऐसा रोग नहीं है, कोई ऐसी व्याधि नहीं है जो आयुर्वेद की पहुंच से बाहर हो, आयुर्वेद के निदान क्षमता के बाहर हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सारे रोगों का इलाज आज भी कर सकते हैं। 1000-1200 साल बाद भी जो नई बीमारियां आएंगी, बनाई जाएंगी, उपजाई जाएंगी, उनका भी निदान करने में हम सक्षम हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इतने समय तक सुना, धैर्य के साथ, बिना व्यवधान किए, इसलिए मैं आपका आभारी हूं। और हमारे आदरणीय बड़े भाई श्रीमान अरविंद पांडे जी का विशेष आभारी हूं, जिन्होंने आप सबके बीच मुझे अपने भारत के ऋषियों की ज्ञान की थाती का थोड़ा अंश, जितना मैं समझ पाया हूं, कुछ प्रतिशत अंश जो मैं समझ पाया हूं रखने की का मुझे अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक आभार मुरारी जी, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से एक जटिल विषय को रखा है। और मुझे उम्मीद है कि आज की सभा में जितने लोग भी उपस्थित हैं वे अवश्य लाभान्वित हुए होंगे। अब मैं ओपन करता हूं कि किन्हीं के मन में यदि कोई जिज्ञासा है इस विषय पर, वे जिज्ञासा समाधान कर सकते हैं। ओपन। सर एक मेरे मन में क्वेश्चन है, सुबह जगने के साथ कैसा पानी पीना चाहिए? आजकल प्रचलित हो रहा है कि नारियल पानी पीने से शरीर अच्छा रहता है, कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं गर्म पानी पीना चाहिए। इस पे सर थोड़ा सा प्रकाश डालें। पहले आप अपने शरीर की प्रकृति को समझने की चेष्टा करें। यदि आपका शरीर पित्त प्रधान है तो सुबह उठकर गर्म पानी न पिए, क्योंकि गर्म पानी पीने से पित्त एग्रेवेट हो जाता है। एक आध दिन पीने से कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन लगातार यदि गर्म पानी पीते हैं तो पित्त एग्रेवेट हो जाता है। और यदि आप कफ प्रकृति के हैं तो सुबह उठकर गर्म पानी ही पीना चाहिए, क्योंकि कफ प्रकृति के लोगों को सुबह का गर्म पानी अमृत का काम करता है। यदि आप वात प्रकृति के हैं तो भी गर्म पानी आपको लाभ करेगा, बहुत अधिक गर्म नहीं, थोड़ा सामान्य करके। तो ये दो प्रकृति के लोगों को सुबह का गर्म पानी लाभ करता है, पित्त प्रकृति के लोगों को हानि करता है। उनको सामान्य तापमान का जल पीना चाहिए। सर इससे जुड़ा हुआ मेरा एक प्रश्न है कि हम अपने प्रकृति को निर्धारित कैसे कर पाएंगे? हाँ, आपके शरीर में जो असुविधा और सुविधा है उसको यदि आप मोटे मोटे तौर पर समझने की चेष्टा करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे जिनका स्किन थोड़ा जो गर्मियों के दिन में आप अनुभव करेंगे तो पसीने में चिपचिपाहट जिनकी रहती है, हल्की सी, पसीने में थोड़ा भी चिपचिपाहट नहीं है तो अलग प्रकार हो गया, पसीने में चिपचिपाहट अधिक है तो आप पक्का मानिए कि वो पित्त प्रकृति का व्यक्ति है। और यदि पसीना बहुत कम आता है तो वो व्यक्ति कफ प्रकृति का हो सकता है। और यदि स्किन हमेशा रूखा रहता है, कभी भी किसी भी मौसम में बहुत ड्राई स्किन रहता है तो वात प्रकृति का व्यक्ति है। कभी कभी उस वात प्रकृति में
स्किन जब फटने जैसा लगता है तो उसमें पित्त का भी समावेश है। यानी दो तीन इन अवयवों के मिश्रण का भी प्रभाव रहता है, किंतु सामान्य समझने की ये पद्धति है। जो बहुत वेट गेन कर गए हैं उनमें प्रायः कफ का अधिक रहता है, कफ अधिक रहता है, किंतु जिनको एसिडिटी बहुत अधिक होती है, तो एसिडिटी होने का अर्थ है पित्त। एसिड का अर्थ संस्कृत में पित्त कहते हैं, पित्त को अंग्रेजी में एसिड कहते हैं। तो एसिडिटी जिनको अधिक होती है तो पित्त प्रकृति अपने आप समझ जाइए। कफ से जुड़ी हुई बीमारियां यानी कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होते हैं, जुकाम सर्दी बार बार होता रहता है, तो उनको भी कफ प्रकृति का जानना चाहिए। और वायु प्रकोप तो अपने आप समझ में आ जाता है, जिनको ऊपर की डकार ज्यादा आती है तो यानी ऊपर की वायु उनकी बिगड़ी हुई है। जिनको नीचे बहुत ज्यादा बाईपास होता है तो वो भी वात प्रकृति के मानना चाहिए। मानसिक विचलन जिनको थोड़ा सा रहता है तो उनको भी वात प्रकृति का मानना चाहिए। और बहुत कम धैर्य है, बहुत कम पेशेंस है, तो उनको पित्त प्रकृति का मानना चाहिए। तो ऐसे कई चीजें हैं पहचानने की, जिनके आधार पर आप पहचान सकते हैं। हम लोगों को तो इतना अनुभव हो गया है कि हम लोग चेहरा देखते हैं सामने बैठे हुए रोगी का, शरीर उसका देखते हैं और समझ जाते हैं। आवाज सुनते हैं, आवाज में जिनकी घरघराहट होती है तो कफ प्रकृति के लोग हैं। आवाज में बहुत ज्यादा घरघराहट, बहुत ज्यादा भारीपन होता है तो भारीपन कफ की निशानी है। लेकिन आवाज में इंटेंसिटी बहुत ज्यादा रहती है, तीव्रता बहुत ज्यादा रहती है, एनर्जी लेवल, वॉइस में एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा रहता है तो पित्त प्रकृति के लोग हैं। आवाज में फंबलिंग थोड़ा सा मतलब वेरिएशन जब दिखता है, इको में वेरिएशन इत्यादि दिखता है तो वात प्रकृति का लक्षण है। ऐसे बहुत सारे लक्षण हैं जिनके आधार पर आप उन चीजों को समझ सकते हैं। जी धन्यवाद। और किन्हीं के मन में कोई संदेह, कोई जिज्ञासा? नमस्कार सर, मेरा नाम ब्रिज किशोर पांडे हुआ। जी जी नमस्कार। बहुत हम लोग ध्यान से सुन रहे थे और बहुत ज्ञानवर्धक बातें आपने बताया। इसमें हम और कुछ निवेदन करना चाह रहे हैं सर। आज जो बातें हुई मुख्य तौर पर यह हुआ कि आयुर्वेदिक की मूल धारणा क्या है और उसका मूल मेथोडोलॉजी क्या है, उसी का विस्तार हुआ। इसके साथ साथ हम सोच रहे थे कि आपने कुछ किताबों का नाम लिया है, सुश्रुत, चरक, और जो आपने पढ़ा है, तो वे किताबें और उनके लेखकों के नाम भी हम लोगों के साथ साझा कर दें कि किस प्रकाशन का है, तो इसमें से जो कोई व्यक्ति कभी उसको पढ़ना चाहे तो उसको देख सकते हैं। दूसरी बात है कि हम आपसे यह भी निवेदन करते हैं कि थोड़ा और समय निकाल करके हम लोगों को सुश्रुत और चरक, धन्वंतरी जैसे महान ऋषियों के बारे में अलग से एक एक दिन या उससे ज्यादा उनके ही बारे में, उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में बातें करें, थोड़ा सा और ज्यादा पिन पॉइंटेड हो करके। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि सुश्रुत को फादर ऑफ सर्जरी कहते हैं, उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, लेकिन हम ये जानते हैं कि उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं। क्या क्या बातें कही हैं एग्जैक्टली यह भी जानने की आवश्यकता है, तब हम उन चीजों को और लोगों तक आगे भी बढ़ा पाएंगे और हम अपने लिए भी उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। तीसरी चीज सर, ज्योतिष के बारे में भी आपने कहा था। इसमें कोई शक नहीं है कि प्राचीन और प्राचीन का प्राचीन भारत भी ज्योतिष के क्षेत्र में बहुत अग्रणी रहा है। लेकिन ज्योतिष का जो फलित ज्योतिष भाग है वह उस आक्रमण का शिकार रहा है जिसका आपने उल्लेख किया और जिसके बारे में आपने बताया कि बहुत लोग कहते हैं कि हमारे पास कुंडली नहीं सहती है। फलित ज्योतिष के बारे में भी इसकी तार्किकता, इसकी वैज्ञानिकता के बारे में अलग से कोई आप यदि हम लोगों का ज्ञानवर्धन कर सकें तो वह भी काफी सहायक होगी। जी जी स्वीकार है। आपने जितना प्रस्ताव दिया है वो मुझे सब स्वीकार है। आप जब जब मुझे आज्ञा करेंगे, जब जब आदेशित करेंगे, मैं उपलब्ध होने की पूरी चेष्टा करूंगा, क्योंकि ऑनलाइन उपलब्ध होना तो कहीं से भी संभव है।
आज मैं अपने एक मित्र के घर आया हुआ था, कुछ जन्मपत्री देखने के लिए बैठा हुआ था और मैं विस्मरण हो गया था कि मुझे आज बोलना है। तो ये जो कुछ भी बोला है बिना तैयारी के बोला है, बिना कोई विशेष मेहनत के बोला है और अचानक से बोला है। मुझे 20 मिनट पहले हमारे बड़े भाई पांडे जी ने स्मरण कराया कि अभी आपको जुड़ना है। तो मैं दुष्यंत जी के घर बैठा था, मैंने उनको ही आग्रह किया, तो उन्होंने अपना ट्राइपॉड वगैरह ला के मेरा मोबाइल सेट कर दिया और फ्रेम वगैरह, उनको बड़ा अनुभव है वीडियो इत्यादि का, तो उन्होंने सेट कर दिया और मैं उनके घर से ही बोल रहा हूँ। अभी मुझे यहाँ से मेट्रो से यात्रा करके नोएडा से घर भी जाना है वापस। तो आप जब जब आज्ञा करेंगे मैं जहां कहीं भी होऊंगा वहां से जुड़ जाऊंगा। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आपने बड़े अच्छे बात की ओर संकेत दिलाया। धन्वंतरी ने एक बहुत विलक्षण बात कहा है, जो आज के किसी पर आक्रमण नहीं कर रहा हूं, मैं क्षमा प्रार्थी हूं और किसी के प्रति मेरे मन के भाव खराब नहीं है, बहुत विनम्रता से बात कह रहा हूं। लेकिन ये मेरे शब्द नहीं है, धन्वंतरी कह रहे हैं। धन्वंतरी ने बड़े साफ साफ शब्दों में कहा है कि जिस वैद्य को निघंटु का ज्ञान नहीं है, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, धन्वंतरी ने साफ साफ कहा है कि जिस वैद्य को निघंटु का ज्ञान नहीं है वह वैद्य मूर्ख है। अब ये बड़ी गंभीर बात है। ये उसी प्रकार का वाक्य है जैसे हम किसी को गाली दे रहे हैं, किंतु ये बड़ा कटु सत्य है और इसका मुझे इतना लाभ मिला कि मैं वर्णन नहीं कर सकता हूं, शब्द शायद कम पड़ जाएंगे। मैं निघंटु के एक एक अवयवों को पढ़ता गया, स्मरण करता गया और उसका प्रयोग करता गया, व्यवहार करता गया और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि उड़द खाने से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, मसूर खाने से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, चना खाने से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, दूध पीने से क्या प्रभाव पड़ता है, गाय का दूध सेवन करने का प्रभाव, भैंस का दूध के सेवन का प्रभाव, ऊंट के दूध के सेवन का प्रभाव, दूसरे जंतुओं के दूध का मनुष्य के शरीर पर प्रभाव, गाय का घी, दूसरे जंतुओं का घी। अब बड़ी विलक्षण बात बताऊं, एक ही बात केवल इसमें बताता चलता हूं, विस्तार नहीं करूंगा, कि बहुत आश्चर्य हुआ मुझे कि पूरे प्रकृति में जितने दुधारू जंतु हैं, मेमेलियन हैं, उनमें अकेला गाय ऐसा देवी है, ऐसी देवता है, हमारी माता सदृश स्थापित है समाज में, उसका घी गर्म है और बाकी सारे जंतुओं का घी ठंडा है, कफ कारक है। भैंस का घी कफ कारक है, ऊंट का घी कफ कारक है, भेड़ का घी कफ कारक है। आपको बहुत आश्चर्य होगा, गाय का घी गर्म है, लेकिन ये पित्त कारक नहीं है, ये पित्त सामक है और ये वात सामक भी है, ये कफ सामक भी है। यानी गाय का घी गर्म होने के बाद भी त्रिदोष सामक है। ये अद्भुत बात है और गाय ऐसे ही पूजनीय नहीं है, उसके पहलू पर कभी बाद में आएंगे। तो कहने का अर्थ है कि निघंटु बहुत प्राथमिक चीज है। तो जिनको भी आयुर्वेद में रुचि है वो धन्वंतरी, सुश्रुत, चरक, वाग, भट्ट को पढ़ने से पहले हमारा हम कहाँ बताएं, निघंटु से आरंभ करें। किन्हीं का वो स्पीकर ऑन हो गया है, तो निघंटु से आरंभ करें। यदि निघंटु पढ़ेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि पुराना चावल कफ सामक है, गर्म होता है, और नया चावल कफ कारक है। नया चावल कफ करेगा, पित्त सामक है। पुराना गेहूं यानी 2-3 साल पुराना गेहूं वो कफ सामक है, गर्म होता है, लेकिन नया सीजन का नया गेहूं ये पित्त सामक है, ये ठंडा होता है। तो ये बड़ी विलक्षण बातें आपको पता चलेंगी। आपको ये पता चलेगा कि कच्चा गुड़ शरीर पर ठंडा असर करता है, लू से आपको बचा देता है, कच्चे गुड़ का शरबत घोलकर जब आप पीते हैं। लेकिन उसी गुड़ को जब आप पका देते हैं तो गर्म हो जाता है, वो कफ को ठीक करने में सक्षम हो जाता है। प्याज जब कच्चा खाते हैं तो आपको लू से बचा देता है, आपके पित्त को शमित कर देता है। लेकिन उसी प्याज को जब आप पका देते हैं तो पका हुआ प्याज गर्म असर करता है और आपका कफ खांसी ठीक कर देता है। ये बिना निघंटु को पढ़े आपको पता नहीं चलेगा। तो आप निघंटु पढ़िए और निघंटु से पता चल जाएगा कि अमुक सब्जी से वात होता है, इस अमुक सब्जी से पित्त बढ़ता है, इससे कफ बढ़ता है। और सब्जियों से, दाल से, अनाजों से, ये सब प्रकृति जब आप समझ जाएंगे तो रोगों का चुटकियों में इलाज संभव है। और मैं आश्चर्यजनक अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, मैं आयुर्वेद की प्रशंसा में शब्द कह रहा हूं। उसमें मेरी प्रशंसा सहज रूप में शामिल हो जाएगी, मेरा वो उद्देश्य नहीं है।
मैं कोरोना के काल में 3500 रोगियों को ठीक किया और मैंने घोषणा करके ठीक किया कि जो मेरे संपर्क में आएगा, मेरी बातें मारेगा, उसको मैं मरने नहीं दूंगा। और मैंने 25%, 30%, 40% ऑक्सीजन वाले रोगियों को भी ठीक किया। और ये सब आयुर्वेद के चमत्कार थे। मुझे किसी भी रोगी को ठीक करने में 6 दिन से ज्यादा समय नहीं लगा। आयुर्वेद इतना प्रभावी है, यदि आयुर्वेद के मौलिक बातों का, बेसिक बातों का अनुसरण किया जाए, निघंटू को समझा जाए, तो किसी भी रोग को बहुत कम समय में ठीक किया जा सकता है। मुझे कैंसर के भी रोगियों को ठीक करने में प्रायः 6 महीने से अधिक का समय नहीं लगा। आपको ये सुनकर आश्चर्य लगेगा और ये बातें सुनकर अनेक लोगों को डींग हाँकने जैसा लगेगा, लेकिन जब कभी आप इसका प्रयोग करके देखेंगे या प्रयोग अपने सामने देखेंगे, किसी रोगी को ठीक होते हुए देखेंगे, तो आप भी आश्चर्यचकित होंगे कि हमारे ऋषियों ने हमको क्या देकर निःशुल्क में कैसा भेंट दिया है और हमने कितनी विलक्षण विद्या का कितना तिरस्कार किया है, कितनी उपेक्षा की है, ये हमें समझ में आ जाएगा। जी सर, धन्यवाद सर। किसी और को यदि कुछ पूछना हो तो। नमस्कार महाशय। हेलो। हाँ जी, पूछा जाए। कह रहे थे सर, ये निघंटू क्या है? कोई पुस्तक है या फिर? निघंटू का अर्थ है आयुर्वेदिक शब्दावली, आयुर्वेदिक शब्दकोश। यानी जैसे इंडेक्स बनाते हैं, जैसे जैसे हम इंसाइक्लोपीडिया बनाते हैं, जैसे डिक्शनरी बनाते हैं, वैसे ही आयुर्वेद में जितने प्रयोग होने वाले वनस्पति, औषधि इत्यादि हैं, जड़ी बूटियां हैं, खाद्य पदार्थ हैं, उन सब की प्रकृति का विस्तृत विवेचन जिस ग्रंथ में मिलता है उसको निघंटू कहते हैं। और वेदों में भी इसी प्रकार का निघंटू होता है, जिसको हम वैदिक इंडेक्स के नाम से विदेशियों ने लिखा है और उसको एक शब्द प्रयोग करते हैं वैदिक शब्दकोश के रूप में। मैं वो शब्द अभी एकदम से जीभ पर नहीं आ रहा है, स्मृति में है। तो ये वेदों के शब्दावली बनाने की भी परंपरा है और ज्योतिष में भी शब्दावली बनाने की परंपरा है, जिसको निघंटू कहा जाता है। धन्यवाद। जी जी। निरुक्त कहते हैं, वेदों की जो शब्दावली है उसको निरुक्त कहते हैं। अभी स्मरण हुआ है अचानक, निरुक्त कहते हैं, उसमें वैदिक शब्दावली रहती है। वेदों के जो कठिन शब्द है उनकी अर्थ की व्युत्पत्ति बताई रहती है, विवेचना रहता है, उसको निरुक्त कहते हैं। तो वो निरुक्त की ही परंपरा आयुर्वेद में आकर निघंटू का स्वरूप ले लेता है। और किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो? हेलो। हाँ हाँ नमस्कार सर। ये सर कोई शुगर के लिए आयुर्वेद में अगर कोई दवा बढ़िया कारगर हो तो उसको थोड़ा सा चर्चा नहीं, कोई एक दवा के आधार पर शुगर आपका ठीक नहीं हो सकता है। आपको भुलावे में डालने का काम नहीं करूंगा। मैंने ये दिनचर्या और खान पान का वर्णन इसीलिए किया है कि आप आयुर्वेद की ट्रीटमेंट की पद्धति को ठीक से समझ सकें। ये पूरी पद्धति के साथ, दिनचर्या के साथ, खान पान के परहेज के साथ, कुछ 7-8-10 औषधियों का आपकी प्रकृति के अनुसार प्रयोग करके आपका शुगर ठीक किया जा सकता है। कोई एक दवाई के आधार पर कोई बात कहता है तो वो किसी किसी को सूट कर सकता है, सबको सूट नहीं करेगा। तो मैंने 2-4 दवाइयों का यूज करना पड़ेगा सर? 2-4 नहीं, 2-4 दवाइयों से नहीं होगा। मैं तो प्रयोग करता हूं तो 6-7-8 दवाइयों का प्रयोग करता हूं। जो बहुत कठोरता से पालन करने वाले होते हैं उन पर 3-4-5 दवाइयों से भी ठीक कर देता हूं। लेकिन उतना कठोरता से पालन करने वाले लोग मिलते नहीं। प्रायः दुनिया में दूसरों से लड़ के जीत लेना बहुत आसान है, स्वयं से लड़ना बहुत कठिन होता है। व्यक्ति स्वयं के सामने ही पराजित होता है, अपनी आदतों, अपनी लाचारियों के आगे पराजित होता है। तो शुगर में क्या अंग्रेजी दवा लेना सर हानिकारक है कि नहीं? आप ले सकते हैं, डिपेंडेंसी है, लेकिन
अंग्रेजी का कोई भी डॉक्टर आपको नहीं कहेगा कि वो कितने साल तक दवाई खिलाएगा। वो तो यही कहेगा कि जीवन भर दवाई खाइए, जब तक जीते रहिए तब तक दवाई खाते रहिए, और कभी भी हम ठीक नहीं कर पाएंगे, आपको मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, इतना ही कहेगा। तो आपको वो जी। पसंद है, आप कर सकते हैं। धन्यवाद सर। जी। अब आज्ञा लें। बहुत बहुत एक सर जी जी बोलिए। एक और सर, ये एक गिल्टी, मतलब दोनों छाती के बीच में एक गिल्टी टाइप का हो गया है, वो उसके ठीक हो लिए जाएगा सर कोई कभी नहीं, वो एकाध चीजों से नहीं ठीक होगा, वो पूरा सिस्टम पालन करना पड़ेगा। तो जी। वो बात करिएगा हमारे आदरणीय बड़े भाई अरविंद पांडे जी से नंबर ले लीजिएगा, तो मैं जी। आपको औषधि बता दूंगा। ठीक है सर, हाँ थैंक यू सर। जी। सर उसमें वही कहना है जो मैं अनुरोध किया था कि अगले संडे को और अगले के अगले संडे को भी थोड़ा सा सुश्रुत चरक धन्वंतरी पर एक एक करके अलग से और फलित ज्योतिष पर अलग एक से। बार आप पांडे जी सब मिलकर परामर्श कर लीजिएगा, और फिर जैसा आदेश करिएगा वैसा कर दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ। इसमें हमको लगता है परामर्श करने की तो कोई आवश्यकता नहीं। क्या भैया, क्या आदेश है आपका? नहीं, क्या होता है कि संगठन में परामर्श करना ही चाहिए, उससे विश्वास परस्पर प्रगाढ़ होता है, और इसीलिए मैं आग्रह कर रहा हूँ, क्योंकि संगठन में एक तरफा निर्णय लेने से कई बार हो सकता है कि एक व्यक्ति को सूट कर रहा है, 4 को सूट कर रहा हो सकता है, बाकियों को न पसंद आए। इसमें एक चीज ऐड करना चाहेंगे सर, आपका समय कीमती है, मैं समझ रहा हूँ, आपको जल्दी विदा भी लेना है यहाँ से अभी, और आप अपने मित्र के यहाँ आए हुए हैं, उनको भी लग रहा होगा कि ठीक है। लेकिन जैसा आपने एक बात कहा कि हमारे देश की परंपरा या हमारी परंपरा कृतज्ञता की परंपरा रही है, और हम सारे चीजों के प्रति कृतज्ञ होना चाहते हैं, अपने पूर्वजों के प्रति, अग्र पुरुषों के प्रति भी कृतज्ञ होना चाहते हैं। यह समूह भी यही मानता है कि कि इस देश का उत्थान, पुनरुत्थान और पूरे विश्व का कल्याण आधुनिक विज्ञान के दिशा निर्देशन में नहीं हो सकता है। गैलीलियो या न्यूटन के जमाने से जो चीजें चली हैं, इन 500 सालों में ही चलते चलते हाँफने लगी हैं। ज्यादा दिन नहीं हुए हैं कि हमने पलाश के खदोनों को छोड़ा है और फिर उस पर वापस आ गए हैं, जबकि कई हजारों सालों से यह देश चलते रहा है, और यहाँ के मनीषी और यहाँ के लोग चलते रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने प्रकृति को यम पृथ्वी सर्वेषां भूतानां मधु के सिद्धांत पर काम किया है, और इसी सिद्धांत पर आगे भी चल करके काम कर सकते हैं। यह विश्वास, यह मान्यता इस संगठन की बुनियादी मान्यता है, और यह कृतज्ञता भी इसकी बुनियादी मान्यता है। इसी को लेकर के हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसमें हम लोगों को बहुत अच्छा लगा, और बाकी अरविंद भैया बोलेंगे, बाकी तरफ से हम आपको धन्यवाद देते हैं और आपका आभार व्यक्त करते हैं आपके प्रति सर। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसी क्षण में आपने तो जो जितने लोग आपको लाइव सुने, हमें लगता है कि जरूर उनके जीवन में एक आयुर्वेद के प्रति या अपने जीवन शैली के परिवर्तन करने के लिए जरूरी एक बार जरूर अवश्य सोचेंगे। अपेक्षा यही करते हैं। जी सर। बहुत ही अच्छा लगा मुरारी जी, आपने बहुत ही विस्तार से इतने कम समय में आयुर्वेद जैसे गूढ़ विषय को रखा है, और जितने भी लोग आज इस सभा में उपस्थित हैं, सबके मन में आयुर्वेद के प्रति जिज्ञासा बढ़ी होगी कि और भी हमें जानना है, और भी हमें इसके बारे में समझना है, और एक अच्छी शुरुआत है। जैसा कि ब्रजेश्वर जी ने आपसे निवेदन किया है कि आगे की श्रृंखला में सुश्रुत, चरक, इन सब के जो कंट्रीब्यूशंस हैं पिन पॉइंटेड होकर के, इसलिए भी करना आवश्यक है क्योंकि इन मनीषियों ने जिस प्रकार से भारत की जीवन पद्धति को विकसित करने में सहयोग किया है और जिस प्रकार से दिशा निर्देश दिया है,
इसके बारे में आज की पीढ़ी को भी जानना है, और वह तभी जानेंगे क्योंकि विद्यालयों में तो पढ़ाया जाएगा नहीं, कॉलेज में पढ़ाया जाएगा नहीं, समाज में कोई और सिस्टम है नहीं जिससे कि हम उनको बताया जा सके, या किसी मैगजीन में निकलता नहीं, और निकलता है तो लोगों को ज्ञात नहीं है। तो इसलिए हम लोगों ने जो एक निर्धारित किया है कि हम लोगों के द्वारा उत्कृष्ट भारत संदेश के नाम से छोटी-छोटी पुस्तिकाएं पब्लिश की जाएंगी, जो समाज में लोगों के पास दी जाएंगी, जिनकी रुचि होगी वो अध्ययन करेंगे, और ताकि लोग जान सकेंगे। तो इस निमित्त भी आपका जो इसमें कंट्रीब्यूशन होगा, जो सहयोग होगा, वो हमारे सभी के लिए लाभकारी होगा। इसलिए मेरा भी निवेदन है कि इस विषय में आप अपना हमें सहकार देंगे, और मैं तो आपको मानता ही हूँ कि आप उत्कृष्ट भारत के हमारे अनन्य सदस्य में से हैं, इसलिए आप अलग हमारे लिए नहीं हैं। तो इस निमित्त भी मेरा एक निवेदन है, तो आप मुझे लगता है स्वीकार करेंगे ही। जरूर तो जरूर स्वीकार। इसी के साथ मैं आपका एक बार पुनः आभार व्यक्त करता हूँ। अभी हमारी ये बैठक चलेगी। अब मुख्य रूप से ये विषय खत्म हो गया आज का, जो हम इसको 2 पार्ट में रखते हैं। एक पार्ट रखता है किसी एक विषय पे किन्हीं मुख्य वक्ता के द्वारा इसका श्रवण करना, और दूसरा रहता है सांगठनिक पक्ष। अभी संगठन के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा हम करेंगे, जो हमारे सब लोग हैं। तो आपको चूंकि अभी जाना है, लंबी दूरी तय करनी है अभी, तो आपके लिए हार्दिक आभार। जी जी जी, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। चंद्रसेन जी, आगे की कार्रवाई के लिए आप। सुनील जी हैं? नहीं, सुनील जी आज नहीं है। सुनील जी हम लोगों को जोड़ करके खुद निकल गए। अच्छा, तो जो भी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, अब रिकॉर्डिंग बंद कर देना होगा। हाँ, 1 मिनट। याद थी ना हमको।